जिस पल महारानी ने नए युवराज का नाम लिया, पूरा राजदरबार जैसे थम गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई राजकुमार नहीं बल्कि मुंह परिवार की मालकिन काव्या होगी। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। महारानी ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने पूरे विदर्भ राज्य की नींव हिला दी। क्या काव्या सच में उनकी खोई हुई बेटी है, या ये पूरे राज्य पर कब्जा करने की एक खतरनाक साजिश? अगले ही पल धरती फट गई, आसमान जहरीले गुप्त कीड़ों से भर गया और मौत का सबसे भयानक खेल शुरू हो गया। क्या काव्या इस महाविनाश को रोक पाएगी, या पूरा राज्य ओयांगवान की कठपुतली बन जाएगा? जानने के लिए बने रहिए अंत तक। हर कोई जानता था कि क्या हो रहा है। दूसरा मामला बेशक युवराज का चुनाव था। राजकुमारों और राजकुमारियों पर नजर डालें तो जुबान युआन लितियान के अलावा कोई भी उत्कृष्ट नहीं लग रहा था। बाकी राजकुमार तो अभी भी भगोड़े थे। ओयांगवान महारानी की शक्तिशाली आवाज गूंजी, मैं इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि विदर्भ राज्य का युवराज मुखियांशी काव्या है। ये किसी बिजली के गिरने जैसा था जिसने हर किसी को सन और अवाक कर दिया। पूरे प्रांगण में हंगामा मच गया। ये कैसे मुमकिन है? मुंह परिवार की मालकिन? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुंह परिवार की मालकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। जुबान युआनजी का अपनी महारानी के पक्ष में सिंहासन छोड़ना ही काफी चौंकाने वाला था। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सम्राज्ञी सिंहासन पर बैठने के बाद मुंह परिवार की मालकिन काव्या को युवराज नियुक्त करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों महिलाएं निश्चित रूप से उनके विदर्भ राज्य की सबसे शक्तिशाली महिलाएं थीं। हालांकि मुंह परिवार की मालकिन महामहिम सम्राज्ञी से अलग है। महामहिम सम्राज्ञी से एक खौफनाक और उदास एहसास आता है जो डराने वाला है। जबकि मुंह परिवार की मालकिन भले ही लापरवाह और स्वतंत्र अंदाज में काम करती है, लेकिन जब तक आप उसे उकसाते नहीं हैं, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ओयांगवान ने कहा, मुझे यकीन है कि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि मैंने काव्या को युवराज क्यों बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि काव्या मेरी और फैंग्यून की सगी बेटी है। इस पल ओयांगवान की नज़रें धुंधली थीं, मानो वह खुद के बुने हुए किसी भ्रम में खो गई हो। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई हंगामे में था। उसे सरेआम एक धोखा खाया हुआ पति घोषित कर दिया गया था। लेकिन जुबान युआनजी, जो एक किन्नर की पोशाक में था, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ और बस माफी मांगने वाले अंदाज में मुस्कुराता रहा। काव्या का पलटवार और भ्रम का टूटना। चाचा जी इसे बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन काव्या नहीं। एक ठंडी आवाज गूंजी, ओयांगवान, तुम जो चाहो खा सकती हो, लेकिन जो मुंह में आए वह नहीं बक सकती। मुझ मालकिन का तुमसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वह जामुनी आकृति बौद्ध वेदी की सीढ़ियों पर गर्व से खड़ी थी। उसकी ठंडी नज़रें काले लिबास में खड़ी सम्राज्ञी पर टिकी थीं। पल भर के लिए उनकी नज़रें मिली। विदर्भ राज्य की दो सबसे शक्तिशाली महिलाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। ओयांगवान ने कोमलता से कहा, काव्या, पागलपन बंद करो। मेरा इरादा तुमसे ये बातें छिपाने का नहीं था। अब जबकि तुम्हारी पहचान सामने आ गई है तो मैं इसकी अच्छी तरह से भरपाई करूंगी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे घिन मत दिलाओ। मेरी माँ तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरी माँ मेरे पिता की सबसे प्यारी महिला थी, और तुम। मेरे पिता को यह भी नहीं पता था कि तुम दिखती कैसी हो। काव्या के शब्दों ने ओयांगवान की दुखती रग पर वार किया। ओयांगवान का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने कहा, काव्या, यहाँ ऊपर आओ और मेरी बेटी बनो। हम एक साथ फैंग्यून के लौटने का इंतजार करेंगे। मैं पूरे विदर्भ राज्य पर शासन करूंगी, फिर अन्य देशों को निगल लूंगी और हिम महाद्वीप की प्रथम सम्राज्ञी बनूंगी। जब फैंग्यून हिम महाद्वीप लौटेंगे तो उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा और हम तीनों खुशी खुशी एक साथ रह सकेंगे। सम्राज्ञी के चेहरे पर एक मीठी और खुशहाल मुस्कान थी। काव्या ने कहा, ऐसा सोचने की भूल भी मत करना। अगर मेरे पिता वापस आते हैं तो वे निश्चित रूप से मेरी माँ को अपने साथ वापस लाएंगे और हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। तुम बस एक राहगीर हो। क्या तुम यह नहीं जानती? शुरू से अंत तक तुम्हारे इस तथाकथित प्यार का कोई भविष्य नहीं है। तुम चाहे कितनी भी पागल क्यों ना हो जाओ, सब बेकार है। नहीं, फैंग्यून ने मुझसे प्यार किया होगा। बस इतना है कि उसने जाने से पहले मुझे कभी ठीक से देखा ही नहीं। यही वजह है कि वह अब मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वह बस मुझे एक नज़र देख ले, बस एक नज़र, तो वह निश्चित रूप से मेरे गहरे प्यार में पड़ जाएगा। आखिरकार मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उस औरत में ऐसा क्या खास है? उसमें ऐसा क्या महान है? मैं उससे 1000 गुना बेहतर हूँ। काव्या ने ताना मारते हुए कहा, खुद को धोखा मत दो। मेरी माँ तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम मेरी माँ से अपनी तुलना करके पूरी तरह से अपनी बर्बादी को दावत दे रही हो। तबाही का नज़ारा और जहर का हमला। आहे! ओयांगवान पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी और अचानक चीख पड़ी। काव्या, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम बहुत नाफरमान निकली, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगी। जैसे ही ओयांगवान ने अपनी बात खत्म की, पूरी बौद्ध वेदी पूरी तरह से ढहने लगी।
काव्या ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। स्विश स्विश स्विश। वेदी के चारों ओर की जमीन धंस रही थी और लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, दर्द और खौफ से चीख रहे थे। आखिर हुआ क्या? ये बहुत खौफनाक है। बूम! तेज आवाजें लंबे समय तक गूंजती रहीं और वे तभी रुकी जब पूरा बौद्ध वेदी का चौक धंस गया। कुछ बदकिस्मत लोग जो बहुत धीमे थे सीधे उस काले गड्ढे में गिर गए, जबकि सम्राज्ञी, जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी, जुवान युआनजी को अपनी बाहों में लिए हवा में खड़ी थी। बैंग! उसने जुवान युआनजी को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और नीचे भीड़ को घूरने लगी। वह हंसी और बोली, हा हा हा, काव्या, तुम सब दुनिया को जीतने में मेरी कठपुतलियां बनोगे। एक छोटा सा विदर्भ राज्य कैसे काफी हो सकता है? जब मैं पूरे हिम महाद्वीप की पहली सम्राज्ञी बन जाऊंगी तो फैंग्यून निश्चित रूप से मुझे जानेगा, मुझे एक अलग नज़र से देखेगा और जान जाएगा कि मैं उस दूसरी औरत से बेहतर हूँ। बूम बूम बूम! जमीन फिर से कांपी और इस पल जमीन पर एक विशाल गहरा काला जीव प्रकट हुआ जो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहा था। यह एक विशाल गहरा काला कीड़ा था जिसकी अनगिनत आंखें लालच से भीड़ को घूर रही थीं। भोजन भोजन, बहुत सारा भोजन! ओयांगवान ने आदेश दिया, 100 जहरों के राजा, अपने बच्चों को आज़ाद करो और उन सबको भ्रष्ट कर दो। ओयांगवान के आदेश देने के बाद अचानक पूरा आसमान कीड़ों के एक काले झुंड से भर गया। ये गू कीड़े हैं। एक बार जब ये किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं तो वह ओयांगवान द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली बन जाएगा। ये सब क्या है? बचाओ! उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही पूरे विदर्भ राज्य में गू कीड़े फैल गए। जिस किसी के पास भी साधना की शक्ति थी वह गू कीड़ों के निशाने पर था जो उनके मेजबान और भोजन बन रहे थे। ऊपर मंडराते काले झुंड को देखकर मुवुशुंग चाचा जी ने भारी आवाज में कहा, कुछ बुरा हुआ है। 100 जहरों का राजा, जो कभी सैकड़ों जहर संप्रदाय का रक्षक जानवर था, वास्तव में यहाँ प्रकट हुआ है। बचाव और वफादारी! पूरी राजधानी पर उदासी छा गई। जुबान युआन किंग्युन ने भारी आवाज में कहा, लानत है, काव्या अभी भी वहीं है। महामहिम, स्थिति बहुत खतरनाक है। गू कीड़ों के ये अनगिनत झुंड खौफनाक हैं। हमें जल्द से जल्द राजधानी से भाग जाना चाहिए। जुबान युआन किंग्युन के अधीनस्थों ने सलाह दी। जुबान युआन किंग्युन ने कहा, काव्या ने मुझे स्वर्गीय जेलखाने से बचाया था। अब जब वह इतने बड़े खतरे में है तो मैं उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। इस पल बौद्ध वेदी के आसपास का क्षेत्र बेहद खतरनाक था क्योंकि कई लोगों के शरीर में गू कीड़े पहले ही घुस चुके थे। यूजे पीछे हटकर काव्या के पास आया और भारी आवाज में बोला, बॉस, हमें क्या करना चाहिए? वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा था कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रहस्यमयी पीली गोली खाई थी, वरना इस स्थिति में महज एक आध्यात्मिक साधक होने के नाते वह अपने बॉस के लिए एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी 4 गोलियां भी यू परिवार के बाकी लोगों को दी गई थीं। अब उसके पिता के पक्ष में खुद की रक्षा करने की क्षमता थी और उसका अगला काम सबसे बड़े भाई काव्या की रक्षा करना था। इन गू कीड़ों के हमले के तहत आध्यात्मिक साधकों, योद्धाओं और स्पिरिट मास्टर्स के पास खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं थी। सम्राट स्तर के विशेषज्ञों में खुद को बचाने की क्षमता है, लेकिन गू कीड़ों के झुंड का सामना करते समय वे अभी भी बड़े खतरे में हैं। अगर वे सावधान नहीं रहे तो गू कीड़े उनके शरीर में भी घुस जाएंगे। यहाँ तक कि शाही स्तर के विशेषज्ञों के पास खुद की रक्षा करने की शक्ति है और वे सुरक्षित बच सकते हैं, लेकिन वे वर्तमान स्थिति को पलट नहीं सकते। वह एक बेहद दुष्ट और खौफनाक पवित्र जानवर था, यहाँ तक कि 9वें स्तर के चरम पर मौजूद आध्यात्मिक चक्रवर्ती भी शायद उसे काबू में न कर पाए। लोग केवल विलाप कर सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि कोई देवता आकर उन्हें बचा ले। इस पल ओयांगवान ने आदेश दिया, काव्या को मेरे पास लाओ। हम उसे भागने नहीं दे सकते। ओयांगवान महारानी को घेरे हुए कई शीर्ष लड़ाके काव्या मु कियांशी की ओर लपके। मु यी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर आदेश दिया, मालकिन की रक्षा करो। मु परिवार की साया सेना महल के पहरेदारों से भिड़ गई, जिनकी संख्या मु परिवार से कहीं ज्यादा थी। यूजे और किंग यंग भी दौड़कर बाहर आ गए। राजधानी में हुई इतनी बड़ी घटना ने जुनमो को भी चौंका दिया, जो मृत्युंजय औषधालय में दवा बना रहा था। जुनमो ने बुदबुदाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से राजधानी में काफी शोर शराबा हो रहा है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा दानव प्रकट होगा। 100 जहरों का राजा, ये बहुत खौफनाक है। नया आने वाला व्यक्ति सफेद कपड़ों में था, जो किसी दूसरी दुनिया का और अलौकिक लग रहा था। काव्या ने कहा, जुन, तुम भूखड़, क्या तुम अपनी ये बकवास बंद कर सकते हो? क्या उस चीज से निपटने का कोई तरीका है? अगर उस विशाल जीव से नहीं निपटा गया तो बहुत से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सफ़ेद आकृति तेजी से गुजरी और उसने कहा, छोटी लड़की, तुम अभी के लिए यहाँ डटी रहो, मैं जाकर 100 जहरों के राजा से निपटने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। जुनमो एक शाही स्तर के विशेषज्ञ की ताकत रखने वाला रसवैद्य है, जो उसे 100 जहरों के राजा से निपटने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। लाली,
अजय, जल्दी बाहर आओ, काव्या ने चिल्लाकर कहा। स्वर्ग के नीचे अजय, केवल मैं ही सर्वोच्च हूँ। दुनिया को बचाने जैसा महान काम मेरे यानी अजय के द्वारा किया जाना चाहिए। अचानक एक सफ़ेद आकृति उड़ती हुई बाहर आई। लाल आग की लपटें आसमान की ओर उठीं, जिन्होंने गूप कीड़ों को जला दिया, और लाली ने एक शानदार प्रवेश किया। चाचाजी का रौद्र रूप और ओयांगवान की सनक। लेकिन इस पल सम्राज्ञी घेरा तोड़कर काव्या के सामने खड़ी हो गई। उसने काव्या को उसी कोमलता के साथ देखा। काव्या, क्या मेरी आज्ञाकारी बेटी बनना बेहतर नहीं होगा? एक बार जब मैं पूरे हिम महाद्वीप पर राज कर लूंगी तो फैंग्यून को हमारे नाम सुनने चाहिए और वह बहुत जल्द वापस लौट आएगा। काव्या ने कहा, ओयांगवान, तुम मुझे पकड़ना चाहती हो और मेरे पिता को ब्लैकमेल करना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी होने दूंगी? ओयांगवान चीख पड़ी, मैं भला फैंग्यून को कैसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। काव्या, तुम बहुत नाफरमान हो। मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। एक गू कीड़ा काव्या की ओर उड़ा। वह काव्या को कभी नहीं मारेगी। काव्या जिंदा रहते हुए अभी भी उसके बहुत काम की है। जैसे ही गू कीड़ा काव्या के करीब आया, हवा का एक झोंका आया और एक सफ़ेद आकृति काव्या को खतरनाक ओयांगवान से दूर ले गई। ओयांगवान ने सफ़ेद कपड़ों वाले उस आदमी को देखा जो वापस अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गया था और गुस्से में बोली, मू वुशुंग, क्या तुम भी मुझे रोकने की हिमाकत करने वाले हो? मू वुशुंग चाचाजी ने कहा, अगर तुमने मेरी भतीजी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काव्या ने दवा की कई बोतलें मू वुशुंग को दी और कहा, चाचाजी सावधान रहिएगा। हाँ, चिंता मत करो काव्या। जल्द ही एक सफ़ेद आकृति और एक काली आकृति हवा में एक दूसरे से लड़ने लगीं। मू वुशुंग की ताकत का स्तर ओयांगवान से कम है, लेकिन लड़ाई में वह ओयांगवान से कमज़ोर नहीं है। अगर मू वुशुंग आज़ादी से आगे बढ़ सकते तो ओयांगवान उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती। मू रुयान का बदला और काव्या का पलटवार। इस पल सफ़ेद कपड़ों में एक महिला तेजी से गुजरी और बोली, गुरुजी, आप मू वुशुंग से अपनी मर्जी से निपट सकती हैं, मैं मू कियांशी से निपटने में आपकी मदद करूंगी। सामने मौजूद यह औरत किसी अप्सरा की तरह पवित्र और अलौकिक लग रही थी, लेकिन उसकी आंख के नीचे एक पतले काले कीड़े के निशान ने उसकी पूरी सुंदरता को बिगाड़ दिया था। मू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, मू कियांशी, मैंने तुमसे निपटने के लिए अपनी सुंदरता का बलिदान दिया और ज़बरदस्ती अपनी ताकत बढ़ाई। आज मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगी। काव्या ने आह भरते हुए कहा, तुम सच में बहुत दयनीय हो। तुमने अपनी शक्ल दांव पर लगा दी और तुम्हारी ताकत केवल महाआध्यात्मिक साधक के पहले स्तर तक ही बढ़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे मार सकती हो? मू रुयान के चेहरे के भाव अचानक ठंडे हो गए और उसने कहा, मैं पहले स्तर की महाआध्यात्मिक साधक हूँ, लेकिन तुम्हें मारने के लिए इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अचानक एक सफ़ेद रिबन तेजी से लहराया, जिसमें एक तेज कातिलाना इरादा था और उसके ठीक पीछे एक खौफनाक ताकत थी। काव्या की जादुई सुइयां उड़कर बाहर आईं, लेकिन वे सभी मू रुयान द्वारा रोक दी गईं। एक सपने की तरह सफ़ेद रेशम का कपड़ा लहराया और एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू फैल गई, जिसने इंसान को पूरी तरह से थका हुआ और किसी भी लड़ने की भावना से खाली कर दिया। काव्या ने कहा, बेवकूफ़ औरत, तुम पहले ही एक बार हार चुकी हो, फिर भी तुम मुझ पर भ्रम के जादू का इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि भ्रम का जादू मुझ पर पूरी तरह से बेअसर है? बैंग बैंग बैंग। काव्या ने हमला करने के इस मौके का फ़ायदा उठाया और मू रुयान जल्दी से पीछे हट गई। उसने आंखें फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, मेरी ताकत बढ़ गई है, मेरी मानसिक शक्ति भी मजबूत हो गई है, तो फिर यह अभी भी तुम पर बेअसर क्यों है? काव्या ने कहा, और क्या हो सकता है? तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर है। काव्या एक रसवैद्य है, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से आम साधकों से बहुत अलग और शक्तिशाली है। भले ही भ्रम तुम पर काम न करें, फिर भी मैं तुम्हें मार सकती हूँ। मू रुयान का चेहरा एक भयंकर भाव से विकृत हो गया और उसने अचानक एक खौफनाक आभा छोड़ी जो काव्या की ओर लपकी। जैसे ही अग्निनाग तलवार निकाली गई, लाल आग की लपटें बाहर निकलीं, जिन्होंने मू रुयान के हमले को रोक दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की रहस्यमयी चक्रवर्ती गोली के उन्नत प्रभावों के कारण काव्या का एक स्तर गिर गया था और वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह अब केवल आध्यात्मिक साधक के 7वें स्तर पर थी, जिससे उसके लिए मू रुयान से लड़ना मुश्किल हो गया था, जो उससे 3 स्तर ऊपर थी। इसके अलावा मू रुयान काव्या से लड़ने और किसी भी कीमत पर बदला लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी, जिससे स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। हर बार चकमा देना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। किंग यून की वफादारी और नई लड़ाई। तभी चांद जैसी सफ़ेद पोशाक पहने एक आकृति दौड़कर वहां आए और बोली, काव्या, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इस औरत से निपटूंगा। काव्या हैरान रह गई, किंग यून, तुम यहाँ कैसे? ऐसे समय में तुम भागे क्यों नहीं? जुबान युआन किंग यून ने कहा, तुमने मुझे बचाया था तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा सकता? जुबान युआन किंग यून की ताकत मू रुयान के बराबर थी, इसलिए वह आसानी से मू रुयान के हमलों को रोक सकता था।
जुबान युआन किंग्युन के अचानक आने से मू रुयान थोड़ी चौंक गई और उसने अपने गो कीड़ों को जुबान युआन किंग्युन की ओर झपटने का आदेश दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मू कियानशी, क्या तुम बहुत ताकतवर नहीं हो? तुमने मेरी प्रतिभा का खिताब चुरा लिया, मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि मेरे दादा को भी मार डाला। क्या तुम में मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है? अपने लिए किसी आदमी से लड़वाना, ये कैसा कौशल है? गू कीड़ों से निपटना बहुत मुश्किल था और मू रुयान की ताकत भी भयानक थी। जुबान युआन किंग्युन फिलहाल काफी संघर्ष कर रहा था। मू रुयान की बातें सुनकर जुबान युआन किंग्युन बेचैन हो गया। उसने कहा, काव्या, इसके उकसावे में मत आना, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। काव्या बिजली की तेजी से जुबान युआन किंग्युन के बगल में पहुंची। पफ पफ पफ, उसने किंग्युन पर दवा छिड़क दी, फिर उसके मुंह में बहुत सारी जादुई गोलियां ठूंस दी और बोली, ये कीड़ों को दूर भगाने के लिए हैं, इन्हें पूरा खा लो। मुझे नहीं पता कि मैं उस बड़े दानव को संभाल पाऊंगी या नहीं। अगर मैं नहीं संभाल पाई तो पूरी राजधानी तबाह हो जाएगी। तुम्हारे लिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। मुझे मू रुयान के साथ अपना हिसाब चुकता करना है। मैं उसे संभाल सकती हूँ, उसे मुझ पर छोड़ दो। जुबान युआन किंग्युन ने कहा, काव्या, तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिस पर तुम्हें यकीन न हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से मू रुयान से निपट सकती हो। हालांकि मैं बाकी दुश्मनों से निपटने के लिए यहीं रुकूंगा। अगर हम अंततः 100 जहरों के राजा को नहीं हरा पाए तो हम एक साथ यहाँ से जाएंगे। अगर हम नहीं जा पाए तो हम एक साथ मरेंगे। काव्या हंसी, किंग्युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वफादार होगे, भले ही तुम आमतौर पर बहुत ठंडे और अलग थलग लगते हो। ठीक है, चलो एक साथ लड़ते हैं। भले ही हम अंत में जीत न सकें, लेकिन हम एक साथ लड़कर अपना रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जुबान युआन किंग्युन ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैड क्लाउड बैटल एम्परर की आध्यात्मिक तकनीक का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती अपनी ताकत को स्पिरिट किंग के 9वें स्तर के चरम तक बढ़ा लिया और ओयांग वान की सेना में घुस गया। इस पल मू रुयान ने ताना मारते हुए कहा, मू कियानशी, तुमने वास्तव में उस मददगार को जाने दिया जो आखिरकार सामने आया था। तुम अविश्वसनीय रूप से घमंडी हो। तुम आज मरने वाली हो। काव्या मू कियानशी ने अपनी अग्निनाग तलवार से उसका रास्ता रोका और ठंडे स्वर में कहा, मू रुयान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े दावे करना कुछ जल्दबाजी है? जिद्दी बनी रहो। मू रुयान का सफ़ेद रेशमी का पड़ा किसी जहरीले सांप की तरह एक खौफनाक आंधी के साथ काव्या की ओर लपका। ये रेशमी कपड़ा देखने में अविश्वसनीय रूप से मुलायम लगता है, लेकिन अगर यह किसी को लग जाए तो उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। काव्या तेजी से आगे बढ़ी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और उसने जवाबी हमला करने के लिए अग्निनाग तलवार चलाई। बैंग बैंग बैंग, एक ताकतवर था और दूसरा शक्तिशाली। इस भयंकर टकराव में मू रुयान के हमले के दबाव के तहत स्वर्ग और पृथ्वी की रहस्यमयी पीली गोली के उन्नत संस्करण को खाने की वजह से काव्या की जो ताकत कम हो गई थी, वह एक बार फिर से वापस आ गई। 8वें स्तर की आध्यात्मिक साधिका। मू रुयान ने भी महसूस किया कि काव्या की आभा मजबूत हो गई है, उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए और उसके हमले और भी खूंखार हो गए। काव्या के होंठ हल्के से मुड़ गए। मू रुयान, मेरी ताकत वापस आ गई है, तो क्या तुम्हारी मौत भी अब करीब है? काव्या का पलटवार और छलावा। काव्या ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, जल नाग प्रहार। पानी के तत्व तेजी से इकट्ठा हुए और एक विशाल नीला ड्रैगन मू रुयान की ओर लपका। केवल एक चाल, जल नाग प्रहार, भले ही प्रतिद्वंद्वी 2 स्तर ऊपर हो, फिर भी यह नुकसान पहुंचा सकता है। मू रुयान ने भी खतरे को भांप लिया और जल्दी से चकमा दिया। लेकिन जब उसने पानी के ड्रैगन का सामना किया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि यह बहुत खतरनाक नहीं था। यह एक छलावा था। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अग्निनाग का विनाश। इस बीच काव्या की अग्निनाग तलवार ने एक खौफनाक ताकत छोड़ी और एक आग का ड्रैगन बिना किसी हिचकिचाहट के मू रुयान की ओर लपका। एक जोरदार बूम के साथ मू रुयान की सफ़ेद आकृति हवा में पीछे की ओर उड़ गई। बैंग, वह जोर से जमीन पर गिरी, जिससे पत्थर की पट्टियां चकनाचूर हो गईं और अनगिनत पत्थरों के टुकड़े मू रुयान की त्वचा में धंस गए। वह मनहूस मू कियानशी, उसने सच में मुझे धोखा दिया। मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मू रुयान ने फिर भी अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और दौड़कर आए। पलक झपकते ही उसके शरीर से अनगिनत काले भूख कीड़े निकले और काव्या की ओर उड़े। एक ठंडी रोशनी की चमक के साथ काव्या के पास से अनगिनत जादुई सुइयां उड़कर बाहर आईं, जो गू कीड़ों की ओर लपकीं। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता था कि तुम्हें इन घिनौने कीड़ों के साथ खेलना पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही कीटनाशक तैयार कर लिया था। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारे कीड़े ज्यादा ताकतवर हैं या मेरा कीटनाशक। बैंग बैंग बैंग, मू रुयान के शरीर से जितने ज्यादा गू कीड़े निकलते, उसके चेहरे पर उतने ही ज्यादा काले कीड़े दिखाई देने लगते, यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा उनसे ढक गया।
हमले और भी तेज हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से काव्या एक साथ कई काम कर सकती थी। वह मूरुयान से निपटने के लिए अग्निनाग तलवार और पानी के तत्व वाले हमलों का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि गो कीड़ों से निपटने के लिए अपने शरीर पर मौजूद जादुई सुइयों का उपयोग कर रही थी। बैंग बैंग बैंग। वह जितना ज्यादा लड़ती, मूरुयान के माथे पर उतना ही ज्यादा ठंडा पसीना आने लगता। लानत है मुंह की आंशी, उससे निपटना इतना मुश्किल क्यों है? मेरे गू कीड़े उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा उसे न जाने कहां से ऐसी मुसीबत वाली दवा मिल गई थी जो वास्तव में उसके द्वारा इतनी सावधानी से पाले गए गू कीड़ों को मार सकती थी। मूरुयान दहाड़ी, आह मुंह की आंशी, तुम बस मर क्यों नहीं जाती? काव्या हंसी और बोली, अगर तुम मर जाओ तो मुझ मालकिन को और कितना जीना होगा। पानी का आईना। हे मूरुयान, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसे ध्यान से देखो। काव्या के पानी के तत्व उसके सामने हल्के से हिले और अचानक एक पानी का आईना प्रकट हो गया। पानी के आईने में एक भयानक कीड़ों से ढके चेहरे वाली महिला दिखाई दे रही थी, जो बेहद बदसूरत लग रही थी। पानी के आईने के दूसरी तरफ एक बेजोड़ सुंदरता वाली महिला थी, इतनी उत्तम कि उसमें एक भी खामी नहीं निकाली जा सकती थी। इस तीखे अंतर ने मूरुयान को पूरी तरह से पागल कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से धधक उठीं और वह दहाड़ते हुए बोली, मुंह की आंशी, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम अचानक इतनी चालाक ना हो गई होती तो मैं मुंह परिवार की नंबर 1 प्रतिभाशाली लड़की से एक बेघर इंसान कैसे बन सकती थी? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं अपनी शक्ल का बलिदान क्यों देती, गो को पालने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल क्यों करती और अपनी ताकत क्यों बढ़ाती? मरो मरो। मूरुयान ने पागलों की तरह हमला किया। उसका कातिलाना इरादा खौफनाक था, लेकिन उसके हमले लगातार अस्त व्यस्त होते गए और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी बेकाबू हो गई। उसका दिमाग पहले ही उथल पुथल में था। इस हालत में काव्या को मारने की बात सोचना महज एक भ्रम था। काव्या के होंठों पर एक मुस्कान छा गई और वह बोली, मूरुयान, तुम चाहे कितना भी बलिदान क्यों न दे दो, तुम अभी भी पूरी तरह से कमजोर हो। जलनाग का स्वर पर प्रहार। पलक झपकते ही जब वह खूंखार पानी का ड्रैगन दौड़कर आया तो मूरुयान, जिसका दिमाग पहले ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, उसे चकमा नहीं दे पाए। बैंग। उसकी अस्त व्यस्त आकृति बहुत जोर से बाहर जा गिरी। काव्या ने उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए मुट्ठी भर गोलियां निगल लीं और फिर ठंडे स्वर में चिल्लाई, जल नाग प्रहार। गिरते फूल और बहती बारिश। आह। चीखों का एक सिलसिला गूंज उठा, क्योंकि मूरुयान के सफ़ेद कपड़े फट गए थे। पता चला कि न केवल उसका चेहरा गू जहर से ढका था, बल्कि उसका पूरा शरीर भी संक्रमित था। वह बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा गायब हो चुकी थी, केवल काले कीड़ों से ढकी त्वचा ही बची थी। मूरुयान दर्द से चीख उठी और फिर चिल्लाई, गुरुजी, बचाए बचाए। चाचा जी की ठंडी चेतावनी। इस पर ओयांगवान भी अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई थी, क्योंकि उसे एक खौफनाक बात का पता चला था, और वह ये थी, भले ही मू वुशुंग चाचा जी उसकी तरह ताकतवर नहीं थे और अपने पैर नहीं हिला सकते थे, फिर भी वे उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम थे। यह आदमी सच में उस आदमी के तीसरे भाई के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है जिससे वह ओयांगवान बहुत गहराई से प्यार करती है। वह अपने बड़े भाई की तरह ही असाधारण है। ओयांगवान ने कहा, वुशुंग, तुम फेंग्यून के छोटे भाई हो, इसलिए तुम मेरे भी छोटे भाई हो। अगर तुम चुपचाप मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। इस पर मू वुशुंग काव्या की भावनाओं को समझ सकते थे। उन्हें काले कपड़ों वाली इस पागल औरत से घिन आ रही थी जो किसी शैतान की तरह दिख रही थी। मू वुशुंग ने कहा, तुम और कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? मेरे बड़े भाई को तुम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तुम 100 जन्मों में भी इसका सपना नहीं देख सकती। ओयांगवान ने धीमी आवाज में कहा, वुशुंग, तुम भी काव्या की तरह ही प्यार के काबिल नहीं हो, लेकिन हम काव्या को रख सकते हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, हमें बस तुम्हारी लाश को फेंग्यून के पास भेजना होगा। क्योंकि तुमने मुझे दुखी किया है, इसलिए फेंग्यून निश्चित रूप से इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं मानेंगे। ओयांगवान का लहजा बेहद कोमल और मनमोहक था, जिसमें नखरे का भी पुट था, जिसने मू वुशुंग का चेहरा पूरी तरह से काला कर दिया। उनकी गहरी आंखों में एक चांदी जामुनी रोशनी चमकी। उन्होंने अचानक एक गहरा काला दरांती निकाला और उनका लहजा सर्दियों में गिरने वाली बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तुम जैसी औरत का जिंदा रहना ही घिनौना है। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगा। दहशत की एक जबरदस्त आभा छा गई, जिससे ओयांगवान के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। इस पल मूरुयान काव्या मू की आंशी के खिलाफ पलटवार करने में पूरी तरह से असमर्थ थी और उसके गुरु के पास उसे बचाने का समय नहीं था। इस बीच काव्या तेजी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पा रही थी और उसने अपना दूसरा प्रहार किया, अग्निनाग का विनाश। पफ पफ पफ। मूरुयान के शरीर पर मौजूद कीड़े जल गए और उसके बाद जलते हुए मांस की दुर्गंध आने लगी। मूरुयान भारी मात्रा में खून की उल्टियां कर रही थी।
काव्या को करीब आते देख उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और गो कीड़ों को काव्या की ओर उड़ने के लिए नियंत्रित किया। लेकिन ये सब बेकार गया। बैंग! काव्या ने एक एक करके दवा की बोतलें कुचल दीं। जब वे दवाएं बाहर निकलीं तो उनके सामने मौजूद सभी गो कीड़े गलकर नष्ट हो गए। मू रुयान कांप उठी, उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था और उसने कहा, यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने इतने सालों तक गो कीड़ों को पालने और उनका उपयोग करने का अध्ययन किया था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसी दवा को नहीं देखा था जो इन बेहद जहरीले गो कीड़ों को इतनी आसानी से गला सके। काव्या ने मजाक में कहा, मू रुयान, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी हैं। इस पल काव्या पहले ही उसके सामने थी। उसकी नज़रों में वह एक गो कीड़े की तरह थी जिसे वह अपनी मर्जी से नष्ट कर सकती थी। मू रुयान ने जल्दी से कहा, मू कियांशी, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम अभी भी मुझे नहीं मार सकती। ओह, मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? काव्या ने उसकी ओर उपहासपूर्वक देखा। मू रुयान ने कहा, मेरे शरीर में सम्राट का मदर गो है और चाइल्ड गो सम्राट के शरीर में है। अगर तुम मुझे मार दोगी तो सम्राट भी मर जाएगा। काव्या ने कहा, मू रुयान, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वर्तमान सम्राट तुम्हारी पागल गुरु है। अगर वह मर जाए तो बेहतर होगा। मैं तुम्हें क्यों न मारूं, ताकि मेरे चाचा जी को उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े। मू रुयान ने कहा, ये पूर्व सम्राट जुवान युआनजी हैं। चाइल्ड गो मेरे शरीर के माध्यम से जुवान युआनजी में पहुंचाया गया था। मेरे शरीर में मदर गो है और मैं उनके विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर सकती हूँ। जब तक तुम मुझे जिंदा रखोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। यहाँ तक कि अगर तुम सम्राज्ञी बनना चाहती हो तो मैं जुवान युआनजी से तुम्हें सिंहासन दिलवा सकती हूँ। काव्या ने कहा, मैं मू परिवार की मालकिन के रूप में बेफिक्र जिंदगी जी रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सिंहासन का लालच होगा? लेकिन काव्या ने किंग यंग के साथ उलझे जुवान युआनजी पर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, जुवान युआनजी नहीं मर सकता। लेकिन स्विश स्विश स्विश, अनगिनत जादुई सुइयां सीधे मू रुयान के शरीर में घुस गईं। मू रुयान दर्द से चीख उठी क्योंकि उसे अपने शरीर में कुछ इंजेक्ट होता हुआ महसूस हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, मू कियांशी, तुम क्या कर रही हो? काव्या ने धीरे से कहा, पहले तुमने और मू रुयुन ने अनगिनत बार मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश रची क्योंकि मैं साधना नहीं कर सकती थी। अब मैं तुम्हें एक नाकारा इंसान होने का अंजाम चखाऊंगी। मू रुयान ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने लगी है और वह अब इसका एक अंश भी इकट्ठा नहीं कर सकती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी और सच में नाकारा हो गई थी। भले ही वह काव्या से हार गई थी, फिर भी उसके पास साधना थी और अपने साथियों के बीच वह काव्या के अलावा सबसे प्रतिभाशाली थी। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो मू रुयान मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही है। 100 जहरों के राजा का कहर। तभी एक आवाज़ आई, छोटी लड़की, जल्दी से कुछ सोचो, मैं अब और नहीं टिक पाऊंगा। काव्या ने उस विशाल गड्ढे की ओर देखा जहां जुन्मो को विशाल गो कीड़े द्वारा पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा था। जुन्मो ने भारी आवाज में कहा, 100 जहरों का राजा पूरी तरह से जाग चुका है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा हूं। इस बिंदु पर ओयांगवान मू वुशुंग चाचाजी से निपटने में पूरी तरह से असमर्थ थी, इसलिए उसने मू वुशुंग से लड़ने के लिए 100 जहरों के राजा को अपने साथ बुला लिया। काव्या बिजली की तरह दौड़कर आए और भारी आवाज में बोली, जुन बुकखड़, क्या तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है? जुनमो ने कहा, ये 100 जहरों का राजा न केवल शक्तिशाली है बल्कि यह उत्परिवर्तित भी हो गया है। मैं इससे बिल्कुल नहीं निपट सकता। वूश! काव्या ने अनगिनत जादुई सुइयां फेंकी जो 100 जहरों के राजा की आंखों की ओर उड़ी। हालांकि काव्या की ताकत का स्तर अंततः बहुत कम था। उसकी कुशल तकनीकों के बावजूद 100 जहरों का राजा इन जादुई सुइयों से बचने में कामयाब रहा। जुनमो बेचैन हो गया और बोला, छोटी लड़की, अपनी 8वें स्तर की आध्यात्मिक साधिका की ताकत के साथ तुम यहाँ सिर्फ 100 जहरों के राजा का भोजन बनने आए हो। काव्या ने कहा, मैं समझती हूँ। अपनी ताकत अभी अभी वापस पाने के बाद वह सच में स्वर्ग और पृथ्वी की रहस्यमयी पीली गोली का संशोधित संस्करण नहीं लेना चाहती थी जिससे उसकी ताकत फिर से कम हो जाए। इसके अलावा वह गोली असरदार होने के लिए महीने में केवल 3 बार ही ली जा सकती थी। हालांकि वर्तमान स्थिति उसे झिझकने की कोई गुंजाइश नहीं देती है। काव्या ने स्वर्ग और पृथ्वी की रहस्यमयी पीली गोली का एक और उन्नत संस्करण निगल लिया और इस पल उसकी नसें शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गईं। वूश वूश वूश! अपनी ताकत बढ़ने के साथ काव्या ने एक और चाल चली और इस बार उसकी जादुई सुइयां उड़कर बाहर आईं। पफ पफ पफ! काव्या की जादुई सुइयों ने 100 जहरों के राजा की आंखों को भेद दिया। बूम बूम बूम! इस पल 100 जहरों का राजा अचानक आग बबूला हो गया और पागलों की तरह अपने शरीर को मथने लगा।
उसके चारों ओर हवा का एक शक्तिशाली भंवर बन गया जो अनगिनत गो कीड़ों को काव्या की ओर ले जा रहा था। काव्या की दवा की सुइयों के साथ साथ काव्या ने जल्दी से चकमा दिया। खुशकिस्मती से उसने जबरदस्ती अपनी ताकत बढ़ा ली थी, वरना वह निश्चित रूप से चकमा नहीं दे पाती और इस भंवर से कीमा बन जाती। जुनमो चीख पड़ा, आह! ये कीड़ा बहुत घिनौना है, ये बहुत घिनौना है। वे मुश्किल से 100 जहरों के राजा के हमले से बचने में कामयाब रहे, लेकिन 100 जहरों का राजा मू वुशुंग पर हमला करने वाला था। काव्या घबरा गई और उसने अपने शरीर पर मौजूद सभी जहरीली गोलियां, जहरीली सुइयां और बारूद फेंक दिए, इस उम्मीद में कि वह इस खौफनाक 100 जहरों के राजा को रोक सके। बूम बूम बूम, तेज आवाजों का एक सिलसिला गूंज उठा, धूल और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे और गहरे काले कोहरे की एक परत फैल गई। एक खौफनाक दानव, एक सफेद आकृति चमकी और जुनमो काव्या के बगल में उतरा और बोला, छोटी लड़की, इस बार तुमने निश्चित रूप से इसे चोट पहुंचाई होगी। काव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह जरूरी नहीं है। इस दानव से निपटना असाधारण रूप से मुश्किल है। बूम, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। काले कोहरे में लिपटे 100 जहरों के राजा ने वास्तव में काव्या द्वारा बिछाए गए घातक जहरीले जाल को तोड़ दिया। जुनमो का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, छोटी लड़की, इस बार तुम्हारा काम तमाम है। तुम्हारा जहर काम क्यों नहीं कर रहा है? काव्या ने कहा, मेरा जहर बेअसर है और तुम भी इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। हम बराबरी पर हैं, है ना? हालांकि काव्या ने 100 जहरों के राजा को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। इस पल 100 जहरों का राजा काव्या को निगलने पर केंद्रित था और ऐसा लग रहा था कि वह ओयांग वान के आदेश को भूल गया है। पफ! ओयांग वान मू वुशुंग के खौफनाक दरांती से कट गई और यह उसके सबसे गर्वित चेहरे पर था। मू वुशुंग के लगातार भयंकर होते हमलों का सामना करते हुए ओयांग वान बहुत बेचैन थी। 100 जहरों का राजा आखिर कर क्या रहा था? वह अभी तक अपनी मालकिन को बचाने क्यों नहीं आया था? बैंग बैंग बैंग, 100 जहरों का राजा काव्या के पीछे भागा। खुशकिस्मती से काव्या तेज थी, वरना वह इस घिनौने जीव द्वारा निगल ली जाती। काव्या ने चिल्लाकर कहा, जुनमो, मुझे इस जीव के जहर का नमूना मिल गया है। मुझे थोड़ा समय दो और मैं शायद दवा का एक उन्नत संस्करण बना सकूं। क्या तुम्हारे पास इसे 15 मिनट के लिए नियंत्रित करने का कोई तरीका है? उसने अंदाज़ा लगाया था कि मू रुयान का संबंध गु से था, इसलिए उसने गु को रोकने के लिए बहुत सारी दवायां बनाई थीं। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके विदर्भ राज्य में इतना बड़ा दानव प्रकट होगा जो उसके जहर को पूरी तरह से बेअसर कर देगा। जहर से जहर को काटने वाली दवा बनाने के लिए कई प्रयोग करने होंगे, लेकिन फिलहाल 100 जहरों का राजा उसका पीछा कर रहा था और उस पर हमला कर रहा था, इसलिए उसके पास दवा बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जुनमो का जादुई जाल। जुनमो भुक्खड़ ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो इस घिनौने कीड़े को फंसा सकती है, लेकिन यह इतना तेज़ है कि मैं अपनी मौजूदा ताकत से इसे रोक नहीं पाऊंगा। काव्या मू कियांशी ने पूछा, इसे बाहर निकालो। यह क्या है? जुनमो ने मछली पकड़ने के छोटे जाल जैसी कोई चीज़ निकाली और कहा, यह चीज़ एक पृथ्वी स्तर का जादुई हथियार है। यह इस दानव को कुछ समय के लिए फंसा सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की ताकत मुझ में नहीं है। काव्या ने जल्दी से कहा, मुझे इसे इस्तेमाल करना सिखाओ, मैं ये कर सकती हूँ। जुनमो ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? भले ही तुमने ज़बरदस्ती अपनी ताकत बढ़ा ली है, फिर भी तुम मुझसे कमज़ोर हो। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और तुम भी नहीं कर सकती। बैंग! इस पल 100 जहरों का राजा एक बार फिर उनकी ओर झपका। दोनों ने जल्दी से चकमा दिया। बैंग बैंग बैंग! काव्या बेचैन हो गई और चिल्लाई, जुनमो, क्या तुम अपनी यह बकवास बंद कर सकते हो? हवा में एक छोटा सा चांदी का जाल उछाला गया और जुनमो ने कहा, जब तक तुम इसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालोगी, ये बड़ा हो सकता है। फिर तुम इस दानव को ढक सकती हो और इसे आध्यात्मिक शक्ति से बनाए रख सकती हो ताकि वह आज़ाद न हो सके। काव्या ने कहा, मैं समझ गई। समय का रुकना और एक नई चाल। छोटी लड़की, सावधान। जुनमो ने 100 जहरों के राजा को काव्या के करीब आते देखा। अचानक आंखों से ढके शरीर पर एक विशाल मुंह प्रकट हुआ, जिसने काव्या को पूरा निगलने की कोशिश की। काव्या ने भी उस बेहद घिनौनी गंध को करीब आते महसूस किया और स्थिति बहुत गंभीर थी। काव्या ने चिल्लाकर कहा, रुको। अर्टिंग ने आलसी अंदाज में कहा, मनहूस औरत, मुझे पता है। समय रुक जा। उस पल समय सचमुच रुक गया, यहाँ तक कि उसे निगलने वाले 100 जहरों के राजा का समय भी जम गया। जो लोग लड़ रहे थे वे सभी मूर्तियों में बदल गए। इस जमे हुए समय के दौरान केवल सनातन मंडप का स्वामी ही सामान्य रूप से काम कर सकता था। काव्या ने जल्दी से जुनमो द्वारा दिया गया बड़ा जाल खोला और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने सीधे 100 जहरों के राजा को ढक दिया। काव्या जल्दी से पीछे हटी और जुनमो के पास दौड़कर गई और उस बड़े जाल का नियंत्रण उसे सौंप दिया। बूम! इस पल समय का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। जुनमो अपने हाथ में जाल और जाल में कैद 100 जहरों के राजा को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया।
एक सांस लेने जितना भी समय नहीं लगा। छोटी लड़की, तुमने इस बड़े दानव को कैसे संभाल लिया? काव्या ने कहा, इतने सारे सवाल पूछना बंद करो। जल्दी से इस 100 जहरों के राजा को नियंत्रित करो। मैं जाकर जहर तैयार करती हूँ। जुनमो ने कहा, ठीक है। जुनमो ने जल्दी से आग के तत्व वाली आध्यात्मिक शक्ति उस बड़े जाल में डाल दी और तुरंत ही उस पर आग की लपटें उठने लगीं। जाल में फंसा 100 जहरों का राजा दर्द से चीखने लगा। रोर रोर रोर, बैंग बैंग बैंग। उसने भयंकर रूप से संघर्ष किया, उस बड़े जाल से मुक्त होने की कोशिश की। बैंग। जुनमो ने भी इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। काव्या उसके बगल में खड़ी हो गई और दवा तैयार करने लगी। कीमिया और एक जानलेवा चूक। जुनमो ने महसूस किया कि 100 जहरों का राजा और भी भयंकर रूप से संघर्ष कर रहा था, और उसने काव्या को याद दिलाया, छोटी लड़की, तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं अब ज्यादा देर तक ऐसे नहीं टिक पाऊंगा। आवाज मत करो, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर रही हूँ। इस अराजक युद्ध के मैदान में सामने एक विशाल दानव के होते हुए भी काव्या को बहुत सावधानी से दवा बनाने का काम करना था। इसे एक ही बार में बिना किसी गलती के बनाना था, क्योंकि उसके पास इसे दूसरी बार बनाने का समय नहीं था। वूश वूश वूश। काव्या ने उन्हें शुद्ध करने के लिए अपने अंतरिक्ष से जादुई जड़ी बूटियां निकाली और सीधे पानी के तत्व का उपयोग करके उनका मूल तरल निकाला। इस समय उन्हें तपाने के लिए आग का उपयोग करने का कोई समय नहीं था। काव्या कीमिया की प्रक्रिया में पूरी तरह से मग्न थी और समय धीरे धीरे बीत रहा था। जुनमो अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अचानक काले कपड़ों में एक आदमी ने छिपकर हमला कर दिया। वह काव्या पर हमला करने ही वाला था कि जुनमो ने बाकी सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से उस आदमी पर हमला कर दिया। वह व्यक्ति घायल हो गया, लेकिन इस तरफ 100 जहरों के राजा ने वास्तव में उस बड़े जाल को तोड़ दिया। पफ पफ। वह बड़ा जाल, जिसे अब आध्यात्मिक ऊर्जा का समर्थन नहीं मिल रहा था, उसके द्वारा चकनाचूर कर दिया गया और वह सीधे काव्या की ओर लपका। जुनमो इसे रोकना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि पहले वाला चमत्कार फिर से हो जाए। चाचाजी का बलिदान और खौफनाक दरांती। जैसे ही 100 जहरों का राजा काव्या को निगलने वाला था, मौत की एक काली दरांती आसमान से गिरी और 100 जहरों के राजा के शरीर में घुस गई। जुनमो ने चिल्लाकर कहा, कितना ताकतवर हथियार है। बैंग। दूसरी तरफ ओयांगवान महारानी भारी रूप से जमीन पर गिरी, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। रोर। अपनी प्यारी भतीजी को खतरे में देखकर मू वुशुंग चाचाजी को गंभीर रूप से घायल ओयांगवान की परवाह नहीं रही। उन्होंने जल्दी से अपना हथियार फेंका और दौड़कर वहां आए। जुनमो ने मू वुशुंग की ओर एक अजीब भाव से देखा। इस तीसरे स्वामी मुंह के पैर अपाहिज थे, फिर भी वे इतने शक्तिशाली थे, ये तो बस स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने जैसा था। जब मू वुशुंग वहां पहुंचे तो वह गहरी काली मौत की दरांती 100 जहरों के राजा के शरीर से निकलकर वापस मू वुशुंग के हाथ में आ गई और मू वुशुंग एक बार फिर आगे बढ़े। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम यहीं रुको और काव्या की रक्षा करो, किसी को उसे चोट मत पहुंचाने देना। मैं इस भूकीड़े से निपटूंगा और काव्या के लिए कुछ समय खरीदूंगा। बैंग बैंग बैंग। ओयांगवान से लड़ने के बाद मू वुशुंग ने एक बार फिर 100 जहरों के राजा का सामना किया। मू वुशुंग भी टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ओयांगवान से निपटने में उनकी बहुत अधिक ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन्हें डटे रहना था और उसकी रक्षा करनी थी, वरना काव्या, जो इस समय दवा तैयार कर रही थी, घायल हो जाएगी। बूम। पलक झपकते ही मू वुशुंग के लंबे काले बाल चांदी के रंग में बदल गए और उनकी एक आंख चांदी जामुनी रंग की हो गई। जुनमो की आंखें फड़फड़ाईं। मू वुशुंग के साथ आखिर क्या हो रहा था? उनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी और उसी समय उनके पैरों का जहर अपना असर दिखाने वाला था। उसने जुनमो ने आखिरकार उन्हें बचाने के लिए अपनी आखिरी 9वीं श्रेणी की पृथ्वी स्तर की जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह शायद अब और नहीं टिक पाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो छोटी लड़की का दिल टूट जाएगा। जुनमो ने प्रार्थना की, छोटी लड़की, जल्दी करो, जल्दी, हम अब और देर नहीं कर सकते। अंतिम क्षण। काव्या ने तेजी से अंतिम मिश्रण पूरा किया, उसके हाथ मानो अनगिनत परछाइयों में बदल गए हों, और अंततः उसने बोतलों में भरने से पहले दवा तैयार कर ली। जैसे ही वह अपनी कीमिया की अवस्था से बाहर आए, उसने उस सफ़ेद आकृति को आसमान से गिरते हुए देखा। चाचा जी। काव्या ने जल्दी से मू वुशुंग को पकड़ लिया। जुनमो ने बेबसी से कहा, छोटी लड़की, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं इस बड़े कीड़े को नहीं रोक पाया। अंत में मेरे पास तुम्हारे चाचाजी को कार्रवाई करने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्दी करो और तैयार हो जाओ, मैं उन्हें थोड़ी देर और रोकूंगा। जुनमो ने 100 जहरों के राजा की ओर छलांग लगाए। काव्या ने मू वुशुंग को व्हीलचेयर पर बिठाया। इस पल मू वुशुंग के लंबे चांदी के बाल वापस काले हो गए थे, लेकिन उनके होंठ जामुनी पड़ रहे थे और उनका चेहरा मौत के समान पीला हो गया था।
काव्या मू कियांशी ने जल्दी से कई गोलियां निकाली और मू वुशुन को खाने के लिए दी। उसने मू वुशुन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चाचा जी आपको डटे रहना होगा, मैं अभी उस बड़े कीड़े से निपटती हूँ। वह जामुनी आकृति दौड़कर आगे बढ़ी और काव्या ने कहा, जुनमो तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसे संभालती हूँ। जुनमो ने कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ऐसी दवा बना ली है जो इसे ठीक कर सकती है? अगर नहीं तो चलो भाग चलते हैं, अभी लापरवाही करने का समय नहीं है। काव्या ने कहा, मुझे अपनी दवा पर पूरा भरोसा है। बहुत बातें हो गईं, चलो शुरू करते हैं। जुनमो ने अपने दांत पीसे और कहा, ठीक है छोटी लड़की, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। 15 मिनट से भी कम समय में 100 जहरों के राजा का मुकाबला करने वाला जहर मौके पर ही तैयार किया जा सकता था। यहाँ तक कि कोई महान जहर विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब ये छोटी लड़की इतने विश्वास के साथ उससे कह रही थी कि उसे यकीन है, तो उसने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि इस छोटी लड़की ने उसे पहले ही बहुत सारे झटके दिए थे। जुनमो ने 100 जहरों के राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया, जबकि काव्या ने पीछे से उस पर हमला किया। पफ पफ पफ, पलक झपकते ही काव्या की जादुई सुइयां 100 जहरों के राजा के शरीर में घुस गईं। जुनमो ने भी जल्दी से 100 जहरों के राजा के हमले को चकमा दिया। बैंग, 100 जहरों का राजा, जिसका निशाना चूक गया था, बेरहमी से जुनमो के पीछे पड़ा। तभी 100 जहरों के राजा को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे अपने शरीर में भयानक दर्द महसूस हुआ, हर जगह दर्द, और फिर उसका विशाल शरीर मुरझाने और सिकुड़ने लगा। 100 जहरों का राजा डगमगाया और अंततः एक प्रेतजेल के आकार में मुड़ गया, लेकिन वह अपनी पीड़ा को रोक नहीं सका। ओयांगवान महारानी सन रह गई। वह इस समय अपने शरीर को हिला नहीं सकती थी, लेकिन वह देख सकती थी कि 100 जहरों का राजा मुसीबत में है, पर उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है। उसका 100 जहरों का राजा अजेय है और वह उसे पूरे हिम महाद्वीप को जीतने में मदद करेगा। उसे कुछ कैसे हो सकता है यह? काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, बड़े कीड़े, क्या तुम्हें अभी दर्द में मजा आ रहा है? देखो, मैं तुम्हें कुछ और सुइयां लगाती हूँ। पफ पफ पफ, जब काव्या की जादुई सुइयां एक बार फिर 100 जहरों के राजा के शरीर में घुसी, तो 100 जहरों के राजा का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया और उसका मीनार जैसा विशाल शरीर एक इंसान की ऊंचाई से लगभग आधा रह गया। काव्या ने कहा, जुनमो, तुम इस दानव को रोक कर रखो, मैं 10 सांसों के समय में कुछ और दवा तैयार कर लूंगी। उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी और दवा ज्यादा बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अब जबकि वह सब इस्तेमाल हो चुकी थी, तो और दवा तैयार करने की जरूरत थी। पर्याप्त दवा के साथ इस 100 जहरों के राजा का काम तमाम किया जा सकता है। जुनमो हंसा और बोला, कोई बात नहीं, ये दानव अब बहुत कमजोर हो गया है। भले ही हम इसे मार न सकें, लेकिन हम इसे आसानी से रोक सकते हैं। यूनान संप्रदाय का प्रवेश। ठीक जब जुनमो फिर से काम बांटने ही वाला था, आसमान में अचानक एक जंगली हंस दिखाई दिया और एक नाजुक आवाज गूंजी, यूनान संप्रदाय, जो एक 1 स्टार संप्रदाय है, यहाँ सैकड़ों जहर संप्रदाय के बचे हुए लोगों से निपटने आया है। बाकी सभी लोग पीछे हट जाएं ताकि गलती से किसी को चोट न लगे। काव्या गाली देने ही वाली थी। लानत है यूनान संप्रदाय पर, यह एक 1 स्टार संप्रदाय। उन्हें अभी ही क्यों आना था, जब हम चीजों से लगभग निपट चुके थे, बिना एक उंगली उठाए फायदा उठाने के लिए। हालांकि ये लोग काफी ताकतवर थे, इसलिए जुनमो ने बस काव्या को खींचकर दूर कर लिया। आसमान से अचानक कई आकृतियां नीचे कूदीं, जिनमें पीली पोशाक पहने 20 के दशक की एक खूबसूरत महिला साफ तौर पर अलग दिख रही थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके पास वास्तव में एक तीसरे स्तर के महाआध्यात्मिक साधक की ताकत थी। वूश वूश वूश, उसने और उसके बगल में मौजूद स्पिरिट एम्परर्स और मार्शल एम्परर्स ने एक साथ हमला किया और 100 जहरों के राजा पर हमलों की बौछार कर दी। आखिरकार 100 जहरों का राजा बेहद कमजोर हो गया और उसकी जीवन शक्ति खत्म होने वाली थी। पीली पोशाक वाली महिला हंसी और बोली, ऐसा लगता है कि यह 100 जहरों का राजा इतना भी ताकतवर नहीं है, इसे पल भर में ही संभाल लिया गया। आसपास खड़े बूढ़े आदमी हंसे और बोले, ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरी मिस ताकतवर हैं। तीसरी मिस ने 100 जहरों के राजा के एक महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार किया, जिसके कारण उन्होंने उसे हरा दिया। एक तरफ खड़े जुनमो और काव्या अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। अगर उन दोनों ने मिलकर जहर से जहर को न काटा होता और 100 जहरों के राजा को कमजोर न किया होता, तो भले ही उन लोगों में कुछ ताकत थी, वे शायद काफी लंबे समय तक लड़ते रहते। जहां तक उस महाआध्यात्मिक साधक महिला का सवाल है, वह तो बस 100 जहरों के राजा को अपना भोजन परोसने आई थी। इस पर एक बुजुर्ग ने कहा, तीसरी मिस, आइए 100 जहरों के राजा पर अंतिम प्रहार करें। इतनी कम उम्र में आप 100 जहरों के राजा को हराने में सक्षम हैं। मुझे डर है कि हमारे पूरे यूनान संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बेशक
तीसरी युवा मिस ने गर्व से अपना सिर उठाया और तलवार के एक ही वार से 100 जहरों के राजा को पूरी तरह से 2 टुकड़ों में चीर दिया। 100 जहरों के राजा की मौत के साथ ओयांग वान उसकी मालकिन होने के नाते दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख ने यूनान संप्रदाय के समूह का ध्यान अपनी ओर खींचा। पीली पोशाक वाली महिला ने आदेश दिया, ये औरत सैकड़ों जहर संप्रदाय की बची हुई सदस्य है। इसे ले जाओ और इससे अच्छी तरह पूछताछ करो ताकि पता चल सके कि बाकी बचे हुए लोग कहाँ छिपे हैं। एक संप्रदाय जिसका सफाया हो चुका है, उसकी हिम महाद्वीप में परेशानी खड़ी करने और खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? वे सपने देख रहे हैं। आज हिम महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय केवल हमारा 1 स्टार संप्रदाय यूनान संप्रदाय है। वूश 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 कई काली आकृतियों ने ओयांग वान को पकड़ लिया। मू रुयान की आखिरी चाल। ये लोग अच्छे इंसान नहीं लगते थे। अगर ओयांग वान इनके हाथों में पड़ गई तो निश्चित रूप से उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन ओयांग वान एक बहुत ही खौफनाक औरत है। जब तक काव्या सच में उसे मार नहीं देती तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकती। अगर यूनान संप्रदाय के लोगों ने बीच में दखल न दिया होता तो वे आसानी से 100 जहरों के राजा से निपट सकते थे और फिर इस खौफनाक औरत से भी। काव्या बाहर आना चाहती थी, लेकिन जुनमो ने उसे रोक लिया। जुनमो ने धीमी आवाज में कहा, ये लोग यूनान संप्रदाय से हैं, जो हिम महाद्वीप का नंबर 1 संप्रदाय है। इसके अलावा उन बुजुर्गों में से सबसे कमजोर भी आध्यात्मिक चक्रवर्ती के तीसरे स्तर पर है। और उस महिला के पीछे एक 9वें स्तर का आध्यात्मिक चक्रवर्ती छिपा हुआ है। हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें अपने लोगों को ले जाने दो और यहाँ से दफा होने दो। काव्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। यूनान संप्रदाय ही वह था जिसकी वजह से उसके चाचा जी की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब यूनान संप्रदाय ही उसकी योजनाओं को बर्बाद कर रहा है। हिम महाद्वीप का ये 1 स्टार संप्रदाय सच में कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इसी पल एक कमजोर आवाज आई, मैं उसकी शिष्या हूँ और मैं भी 100 भू संप्रदाय की सदस्य हूँ। कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। मू रुयान ने संघर्ष करते हुए तीसरी युवा मिस की ओर रेंगने की कोशिश की। मू रुयान का चेहरा देखकर तीसरी युवा मिस चीख पड़ी। कितनी बदसूरत औरत है। उस समय मू रुयान किसी अप्सरा की तरह थी और जो कोई भी उसे देखता था वह केवल उसकी पूजा ही कर सकता था। उसे कब किसी ने बदसूरत औरत कहा था? मू रुयान की आंखों में एक हल्की सी चमक दौड़ गई, लेकिन उसने कमजोर स्वर में कहा, मुझे भी 100 गु संप्रदाय के कई राज पता हैं। मुझे अपने साथ ले चलें और मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भले ही वह यूनान संप्रदाय में जाए, उसे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन अगर वह उनके हाथों मर भी जाती है तो भी वह काव्या को कामयाब नहीं होने दे सकती। मू रुयान, तुम। ओयांग वान महारानी अपनी जान बचाने के लिए अपने गुरु को धोखा देने की मू रुयान की योजना देखकर आग बबूला हो गई। पीली पोशाक वाली महिला यून हुई ने कहा, एक और व्यक्ति का होना अच्छा है। अगर एक व्यक्ति से कुछ नहीं उगलवाया जा सका तो हम दूसरे से पूछताछ कर सकते हैं। काव्या मू कियांशी का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। वह महिला काव्या के काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रही थी। ये कहना अलग बात थी कि उन्होंने 100 जहरों के राजा को खत्म कर दिया और ओयांग वान को ले गए, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मू रुयान और बाकी लोगों को भी वे अपने साथ ले जाएंगे। आगे उस महिला ने व्हीलचेयर पर बैठी एक आकृति को देखा। उस कोमल और परिष्कृत चेहरे को देखकर पीली पोशाक वाली महिला मुस्कुराई और बोली, यह विदर्भ राज्य है। तुम निश्चित रूप से मू वुशुंग हो। इतने असाधारण रूप और अपाहिज पैरों के साथ तुम पक्का मू वुशुंग ही हो। एक अवांछित आमंत्रण। इस पल मू वुशुंग चाचाजी के चेहरे के भाव थोड़े सुधरे, जो केवल उनके खुद को शांत रखने के प्रयासों का नतीजा था। मू वुशुंग ने उन्हें बेरुखी से देखा और पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? पीली पोशाक वाली महिला आगे बढ़ी और बोली, मू वुशुंग, मैं यून हुई हूँ, 1 स्टार यूनान संप्रदाय की तीसरी युवा मिस। मेरी बहन यूनफैंग है, यूनान संप्रदाय की सबसे बड़ी मिस। तुम उससे पहले मिल चुके होगे। काव्या की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। पता चला कि पीली पोशाक वाली यह औरत वास्तव में यूनान संप्रदाय की उस सबसे बड़ी बेटी की छोटी बहन थी जिसने 3 साल पहले उसके चाचाजी को जहर दिया था। लानत है। काव्या कातिलाना इरादे से भर गई थी और इस औरत को मारने के लिए मुट्ठी भर जहर फेंकना चाहती थी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मू वुशुंग ने ठंडे स्वर में कहा। यून हुई की नज़र मू वुशुंग की आंखों पर गई और उसने कहा, क्या मेरी बहन ने तुम्हें अंधा करने के लिए डार्क ब्राउन पॉइजन का इस्तेमाल नहीं किया था? तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई तुम्हारा डार्क ब्राउन जहर ठीक कर सकता है। ये सच में बहुत अजीब है। उसने एक चमकदार लाल आमंत्रण पत्र निकाला और उसे मू वुशुंग के सामने पेश करते हुए कहा, मू वुशुंग, मैं आज विदर्भ राज्य केवल सैकड़ों जहर संप्रदाय के बचे हुए लोगों को खत्म करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें यह आमंत्रण देने भी आई हूँ।
6 महीने में मेरी बहन का 30वां जन्मदिन है और मुझे उम्मीद है कि तुम यूनान संप्रदाय में आ सकोगे। मेरी बहन ने पिछले 3 सालों में तुम्हें बहुत याद किया है और मुझे विश्वास है कि उसके जन्मदिन की दावत में तुम्हारी उपस्थिति एक शानदार उपहार होगी। कृपया इसे स्वीकार करें। युनहुई ने कहा। मू वुशुंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इनकार करता हूँ। युनहुई ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, तुमने क्या कहा? मैं एक 1 स्टार संप्रदाय की तीसरी युवा मिस हूँ, तुम्हारी मेरी बात न मानने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय युनफैंग ने मू वुशुंग को खुश करने और रिझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन मू वुशुंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। अब ये तीसरी मिस किस खेत की मूली है? दफा हो जाओ। ताकत का प्रदर्शन। मू वुशुंग ने अपनी तीसरे स्तर के योद्धा चक्रवर्ती 3 की ताकत बाहर निकाली और युनहुई की ओर लपके। काले कपड़ों में एक आकृति दौड़कर आगे आए, तीसरी मिस सावधान। उसने मू वुशुंग के सभी हमलों को रोक दिया। ये व्यक्ति 9वें स्तर का एक आध्यात्मिक चक्रवर्ती विशेषज्ञ था जो गुप्त रूप से युनहुई की रक्षा कर रहा था। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों ने मू वुशुंग की ओर देखा और उसने कहा, तीसरे स्तर का योद्धा चक्रवर्ती, हिम महाद्वीप में वास्तव में इतना युवा तीसरे स्तर का योद्धा चक्रवर्ती है, कितनी अफसोस की बात है। उसकी नज़र मू वुशुंग के पैरों पर पड़ी और उसने धीरे से शब्द कहे, कितनी अफसोस की बात है। युनहुई ने अविश्वास से चिल्लाकर कहा, असंभव। मैंने सुना था कि मू वुशुंग इस साल केवल 23 का हुआ है। वह पहले ही योद्धा चक्रवर्ती के तीसरे स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? मेरी बहन लगभग 30 की है और अभी भी एकांतवास में है, 30 की होने से पहले चक्रवर्ती स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक बार जब वह चक्रवर्ती स्तर को पार कर लेगी तो वह हमारे यूनान संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभाशाली साधिका बन जाएगी। 3 साल पहले मैंने सुना था कि मू वुशुंग 20 साल का होने से पहले ही योद्धा सम्राट के 9वें स्तर के चरम पर था, जो पहले से ही काफी डरावना था। उम्मीद के विपरीत केवल 3 साल बाद उसने सम्राट स्तर को पार कर लिया और तीसरे स्तर का योद्धा चक्रवर्ती बन गया। मू वुशुंग की साधना की प्रतिभा हिम महाद्वीप में सच में बहुत खौफनाक है। बदकिस्मती से भले ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, लेकिन उसके पैर पूरी तरह से बेकार थे। युनहुई ने ठंडे स्वर में कहा, मू वुशुंग, भले ही तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन मेरे यूनान संप्रदाय को नाराज करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम यह आमंत्रण स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारे परिवार का भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। युनहुई के बगल में खड़े यूनान संप्रदाय के बुजुर्गों से एक डराने वाली आभा निकल रही थी। 6 महीने बहुत कुछ बदलने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। चलो पहले इन्हें आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ से जाने देते हैं। हम काव्या को इसमें शामिल नहीं होने दे सकते। जैसे ही मू वुशुंग ने समझौता करने का फैसला किया, एक जामुनी आकृति तेजी से गुजरी और उसने उनका रास्ता रोक लिया। वह काव्या बता सकती थी कि उसके चाचाजी अस्थायी रूप से समझौता करना चाहते थे। उसके चाचाजी बहुत ही स्वाभिमानी इंसान थे। यूनान संप्रदाय की सबसे बड़ी मिस ने उन्हें चाहे कितना भी प्रताड़ित क्यों न किया हो, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया था। लेकिन अब वे समझौता कर रहे थे उसकी वजह से। आज उनके लिए स्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, काव्या नहीं चाहती थी कि उसके चाचाजी को कोई भी अन्याय सहना पड़े। काव्या की बगावत। काव्या ने शांति से कहा, मैं इस आमंत्रण को स्वीकार करूंगी। युनहुई ने उस लड़की को अचरज से देखा जो दौड़कर बाहर आई थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि यकीन करना मुश्किल था। वह उसकी बहन, जो हिम महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरी थी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी और युनहुई से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। युनहुई की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, तुम कौन हो, छोटी लड़की? मैं मू वुशुंग से बात कर रही हूँ, बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने चाचा की भतीजी हूँ, उनकी सबसे करीबी रिश्तेदार। क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? काव्या ने आमंत्रण पत्र उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने कागज के वे टुकड़े युनहुई के चेहरे पर फेंक दिए। गिरते हुए कागज के टुकड़ों को देखकर युनहुई आग बबूला हो गई और बोली, तुम एक 1 स्टार संप्रदाय, यूनान संप्रदाय का आमंत्रण पत्र फाड़ने का इतना दुस्साहस कर रही हो? काव्या की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसने भारी आवाज में कहा, युनहुई, है ना? वापस यूनान संप्रदाय जाओ और अपनी बहन से कहो कि मैं 6 महीने बाद उसके जन्मदिन की दावत में जरूर आऊंगी, वो भी बिना आमंत्रण के। उस समय उसने मेरे चाचाजी को जो दर्द दिया है, मैं उसे उसका 1000 गुना ज्यादा भुगतान करवाऊंगी। उनके सामने खड़ी जामुनी पोशाक वाली लड़की खौफनाक कातिलाना इरादे से भरी हुई थी और उसकी गहरी आंखें एक चौंकाने वाले गुस्से से धधक रही थीं। मू वुशुंग जामुनी पोशाक वाली लड़की को देखकर कोमलता से मुस्कुराए, जबकि युनहुई और यूनान संप्रदाय के लोग उस पर हंसते हुए लग रहे थे। हा हा हा, 6 महीने बाद, छोटी लड़की, तुमने कहा कि तुम मेरी बहन से बदला लोगी। मेरी बहन 1 स्टार संप्रदाय यूनान की नंबर 1 प्रतिभाशाली साधिका है और वह एक आध्यात्मिक चक्रवर्ती बनने के लिए एकांतवास से बाहर आने वाली है। तुम उससे कोसों पीछे हो। तुम बदला कैसे ले सकती हो? इसके अलावा मेरी बहन को 1 स्टार यूनान संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है। मेरी बहन को नाराज करने का मतलब है यूनान संप्रदाय को नाराज करना।
हमारा 1 स्टार यूनियन संप्रदाय इस छोटी सी जगह को आसानी से तबाह कर सकता है। मू परिवार जैसे एक छोटे से व्यापारिक परिवार की तो बात ही छोड़ दो। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो और बस मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो। यूनहुई ने कहा, मैंने आमंत्रण देने आने से पहले मू वुशुंग का साधना स्तर या उसकी आंखों को ठीक होते हुए नहीं देखा था। हालांकि अब जब मैं देख रही हूं कि मेरी बहन की इजाज़त के बिना उसकी आंखें ठीक हो गई हैं और उसकी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे उसे पहले यूनियन संप्रदाय ले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरी बहन अभी भी उसमें दिलचस्पी रखती है। भले ही मेरी बहन एकांतवास में है और मू वुशुंग का ख्याल नहीं रख सकती, फिर भी मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। मुझे कहना होगा कि मू वुशुंग का रूप रंग सच में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बहन उसके पीछे इतनी पागल है। यूनहुई ने मू वुशुंग के कोमल और बेदाग चेहरे को लालच भरी नज़रों से देखा। काव्या और मू वुशुंग के चेहरे काले पड़ गए। यूनान संप्रदाय की ये दोनों बहनें पूरी तरह से एक ही थाली के चट्टे बट्टे सांप और चूहे थीं। तुम हमला करो, यूनहुई ने आदेश दिया। एक तीसरे स्तर की महाआध्यात्मिक साधिका होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसमें मू वुशुंग जैसे योद्धा चक्रवर्ती को खुद पकड़ने की हिम्मत नहीं थी, भले ही मू वुशुंग हिलडुल नहीं सकते थे। बूम! उसके योद्धा चक्रवर्ती अधीनस्थों ने तुरंत मू वुशुंग के साथ लड़ाई शुरू कर दी। जुनमो ने 100 जहरों के राजा से निपटने में अपनी लगभग सारी ताकत खत्म कर दी थी। एक बार जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं तो यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे गोलियों से आसानी से वापस पाया जा सके। हालांकि उसने फिर भी अपने दांत पीसे और दौड़कर बाहर आ गया। सियान हल्के नीले कवच में एक आकृति दौड़कर आए। इस सियान आकृति किंग यंग में कोई आध्यात्मिक या जीवन शक्ति नहीं थी, इसलिए ऊर्जा खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं था जब तक उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गोलियां हों। खुशकिस्मती से काव्या मू कियांशी ने पहले ही तैयारी कर ली थी और उसे पर्याप्त गोलियां दे दी थीं, जिससे वह बिना किसी परेशानी के 3 दिनों तक लगातार लड़ सकता था। ओयांगवान से निपटने वाली मू परिवार की साया सेना गंभीर रूप से घायल हो गई थी और लड़ने में असमर्थ थी। अब काव्या के पक्ष में लड़ने के लिए केवल मू वुशुंग, जुनमो, किंग यंग, अजय, लाली और खुद काव्या ही बचे थे। इतनी सीमित लड़ाकू ताकत के साथ वे यूनान संप्रदाय के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। काव्या का पलटवार और यूनहुई का गुस्सा। बूम! जब काव्या ने अपना कदम उठाया तो यूनहुई सन रह गई। क्या, एक 7वें स्तर की आध्यात्मिक साधिका, वह भी ऐसी जो महज एक किशोर है। मू परिवार असाधारण प्रतिभाओं से भरा है। अकेले मू वुशुंग ही काफी हैरान करने वाले थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी भतीजी के पास भी ऐसी खौफनाक प्रतिभा होगी। अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में ही किसी लड़की के पास ऐसी ताकत होना यूनहुई की प्रतिभा को पूरी तरह से पीछे छोड़ देता है। यूनहुई के दिल में भयंकर क्रोध भड़क उठा। अपने कोड़े के एक झटके के साथ वह काव्या की ओर लपकी। छोटी लड़की, मैं आज तुम्हें अपाहिज कर दूंगी ताकि तुम इस जन्म में कभी मेरी बहन से बदला न ले सको। एक खौफनाक कोड़े का वार हुआ जो उस आकृति पर जा लगा। जैसे ही यूनहुई अविश्वसनीय रूप से खुश हो रही थी, उसने देखा कि वह आकृति 2 टुकड़ों में कटकर गायब हो गई। यूनहुई सन रह गई। ये वास्तव में एक भ्रम था। ये छोटी लड़की बहुत तेज है। जैसे ही अग्निनाग तलवार चली, जादुई सुइयां पागलों की तरह उड़ने लगीं। यूनहुई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने जल्दी से चकमा दिया। वह एक चालाक लड़की है और तेज भी है, लेकिन तुम मेरे आसपास भी नहीं फटक सकती। ठीक जब यूनहुई काव्या की ओर लपकने वाली थी, दूसरी तरफ से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बैंग! यूनान संप्रदाय का एक शाही स्तर का बुजुर्ग मौके पर ही मारा गया, लेकिन मू वुशुंग। खांसी, 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 पफ! मू वुशुंग अब अपने शरीर के जहर को नहीं दबा पा रहे थे। यूनहुई को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यूनान संप्रदाय का एक शाही स्तर का बुजुर्ग मारा गया है। उसने उन्हें चेतावनी दी, तुम लोग बेहतर होगा कि ध्यान रखो। मू वुशुंग वह जन्मदिन का तोहफा है जिसे मैं अपनी बहन के लिए पकड़ने की योजना बना रही हूँ। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। काव्या बहुत बेचैन हो गई और उसने पुकारा, चाचा जी। उसकी गहरी आंखों में गुस्सा धधक उठा और काव्या का खौफनाक कातिलाना इरादा फैल गया। वे आंखें, जो मानो किसी की आत्मा को नष्ट करने में सक्षम थीं, ने यूनहुई के दिल में गहरा डर पैदा कर दिया। इस छोटी लड़की के पास वास्तव में इतना कातिलाना इरादा था। मृत्युंजय वैद्य का प्रवेश। उसी पल अचानक एक हल्की हरी रोशनी प्रकट हुई और किसी अप्सरा जैसा दिखने वाला एक नाजुक और बेहद खूबसूरत युवक सबके सामने आ गया। उसके लंबे हरे बाल बेहतरीन रेशम की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी पलकें तितली के पंखों की तरह घनी थीं, उसकी बाहें स्याही जैसी काली, उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा प्रकृति की किसी उत्कृष्ट कृति जैसा था। उसकी साफ हल्की हरी आंखों ने चारों ओर देखा, जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। अपने हाथ की एक हल्की सी लहर के साथ एक हल्की हरी रोशनी ने मू वुशुंग को घेर लिया।
पलक झपकते ही मू वुशुन के शरीर में फैलने वाला वह प्राचीन जहर पूरी तरह से रुक गया और मू वुशुन का तनावग्रस्त चेहरा थोड़ा शांत हो गया। अचानक प्रकट हुए इस अप्सरा जैसे लड़के ने अपनी स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमताओं के साथ वास्तव में मू वुशुन की मौत जैसी हालत को नियंत्रण में ला दिया। लड़का युवा और अनुभवहीन लग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा से निकलने वाले खौफनाक दबाव के कारण यूनान संप्रदाय के बुजुर्गों ने जल्दी से अपनी तीसरी युवा मिस की रक्षा की। उन्हें लगा कि यह लड़का अपने हाथ की एक लहर से उनका सफाया कर सकता है। काव्या ने सदमे में चिल्लाकर कहा, अटिंग। अटिंग का अंतरिक्ष से बाहर निकल आना काव्या के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अटिंग की हल्की और सुरीली आवाज़ गूंजी, महज एक वन स्टार संप्रदाय की मुंह परिवार और उन महिलाओं को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई जिनकी रक्षा मैं, मृत्युंजय वैद्य, करता हूं। क्या तुम लोग जिंदगी से ऊब चुके हो या मरने का शौक है? यूनान संप्रदाय के बुजुर्गों ने मन ही मन बुदबुदाया, मृत्युंजय वैद्य। उन्हें पता चला था कि सैकड़ों जहर संप्रदाय के बचे हुए लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए वे यहाँ आए थे। जब वे किंग साम्राज्य पहुंचे तो उन्होंने सुना था कि यह मृत्युंजय वैद्य बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने मृत्युंजय औषधालय की गोलियां भी देखी थीं। इनमें से कई गोलियां केवल उन्नत रसवैद्यों द्वारा ही बनाई जा सकती थीं, जिसका मतलब था कि सामने मौजूद यह व्यक्ति एक उन्नत रसवैद्य था। यहाँ तक कि यूनान संप्रदाय जैसा वन स्टार संप्रदाय भी किसी उच्च स्तरीय रसवैद्य को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। यूनहुई ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मृत्युंजय वैद्य होगे। चूंकि तुम प्रकट हो गए हो तो मैं आज इस छोटी लड़की को अपाहिज नहीं करूंगी, लेकिन मैं मू वुशुन को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। काव्या ने गुस्से में पलटवार किया, ऐसा सोचने की भूल भी मत करना। काव्या अटिंग से गुप्त रूप से बात कर रही थी। उसने पूछा, अटिंग, तुम अभी कितने ताकतवर हो? मैंने तुम्हारे चाचाजी के जहर को नियंत्रित करने में अपनी ज्यादातर शक्ति खत्म कर दी है और अब मैं उनमें से केवल एक से ही निपट सकता हूँ। क्या? काव्या ने हैरानी से कहा, कोई और रास्ता नहीं है। देखते हैं कि क्या हम उन्हें डराकर भगा सकते हैं। अगर नहीं भगा पाए तो मैं उन्हें रोकूंगा। तुम अपने चाचाजी को लेकर भाग जाना, तो फिर सावधान रहना। अटिंग ने कहा, तुम चींटियों के झुंड की इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा? यूनहुई ने कहा, हम्फ। भले ही तुम एक उच्च स्तरीय रसवैद्य हो, तुम अधिक से अधिक 9वें स्तर के आध्यात्मिक चक्रवर्ती होगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? हमला करो। एक बुजुर्ग ने कहा, तीसरी मिस, यह एक उच्च स्तरीय रसवैद्य है। अगर एक उच्च स्तरीय रसवैद्य, बस इसे गिरफ्तार कर लो और इसे हमारे यूनान संप्रदाय के लिए गोलियां बनाने दो। क्या ये हमारे यूनान संप्रदाय को और आगे नहीं बढ़ाएगा? इसके अलावा ये युवक बहुत सुंदर है, जो मेरी पसंद के बिल्कुल अनुकूल है। यूनहुई की इस घिनौनी नज़र से आग बबूला होकर अटिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मौत को दावत दे रही हो। जियुये का प्रवेश और खौफनाक अंत। ठीक जब वे टकराने वाले थे, एक और खौफनाक आभा अचानक उन पर छा गई और पलक झपकते ही वे लाल रंग के कंकाल सैनिकों से घिर गए। काले चोगे पहने, नकाबपोश एक आदमी काव्या के बगल में प्रकट हुआ। ठंडी आंखों की एक जोड़ी ने सीधे अटिंग को घूरा। ये देखकर कि अटिंग अपनी जियुये की महिला की रक्षा करने के लिए बीच में आ गया था, जियुये आखिरकार खुद को और नहीं रोक सका और उसने निर्णायक रूप से कदम उठाया। वह अपनी महिला की रक्षा खुद करेगा। यूनहुई ने कहा, तुम कौन हो? मेरे साथ चालाकी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पलक झपकते ही हवा में खौफनाक खतरा फैल गया। 9वें स्तर के आध्यात्मिक चक्रवर्ती विशेषज्ञ ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकाली। यूनहुई के सामने खड़े होकर कहा, तीसरी मिस, जल्दी से पीछे हट जाए। यह आदमी खतरनाक है। बैंग। पलक झपकते ही उसके सामने खड़ा 9वें स्तर का वह आध्यात्मिक चक्रवर्ती बिना मांस और खून वाले कंकाल में बदल गया। फिर वह पाउडर में बदल गया और यूनहुई के सामने ही हवा में गायब हो गया। यूनहुई का चेहरा पीला पड़ गया और वह चीख पड़ी, आह! ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में इतना खौफनाक आदमी कैसे हो सकता है? यूनान संप्रदाय के बुजुर्गों ने घबराते हुए कहा, तीसरी मिस, भागिए। यह आदमी खतरनाक है और बहुत ताकतवर है। भले ही जियुये की ताकत आध्यात्मिक चक्रवर्ती के स्तर तक दबा दी गई थी, फिर भी वह ऐसा इंसान नहीं था जिससे आम लोग निपट सकें। पलक झपकते ही ये बुजुर्ग आग में कूदने वाले पतंगों की तरह उसकी ओर लपके। यूनहुई, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जल्दी से भाग निकली और एक उड़ने वाले पवित्र जानवर को बुलाकर हवा में उड़ गई। उसने आसमान से दहाड़ते हुए कहा, मू वुशुंग, अगर तुम 6 महीने में मेरी बहन के जन्मदिन के जश्न में नहीं आए तो मृत्युंजय वैद्य और इस आदमी के यहाँ होने के बावजूद मेरा यूनान संप्रदाय तुम्हें और मू परिवार को आसानी से नहीं छोड़ेगा। काव्या मू कियांशी ने आसमान में पीली आकृति को देखा और कहा, यूनहुई, अपनी अच्छी बहन को बता देना कि 6 महीने बाद उसका जन्मदिन उसका आखिरी दिन होगा। मैं, मू कियांशी, उसे एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी।
एक जोरदार दहाड़ के साथ युनहुई अपने उड़ने वाले दैवीय जानवर पर सवार होकर दूर भाग गई और ओझल हो गई। हालांकि यूनान संप्रदाय के दर्जनों शाही स्तर के बुजुर्गों को जियुये की ताकत ने उसके भागने को कवर करते समय मिटा दिया था। उनका शरीर इंच दर इंच हड्डियों में बदल गया और अनिच्छा से इस दुनिया से गायब हो गया। जियुये दूर जा चुकी युनहुई का पीछा करना चाहता था और उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। काव्या ने कहा, जियुये, उसे भागने दो। अगर वह नहीं बचेगी तो मुझ तक संदेश कौन पहुंचाएगा? इस औरत और इसकी बहन, यूनान संप्रदाय की सबसे बड़ी बेटी, मैं खुद इन दोनों को खत्म करूंगी। जियुये ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दो खौफनाक ताकतों का टकराव। इस पल एक भूरी हरी आकृति अचानक काव्या के सामने आ गई। उन साफ आंखों ने जियुये को किसी धारदार तलवार की तरह देखा और उसने कहा, हुआंग जियुये। जियुये ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, 9 फोल्ड के इस पवेलियन, 9 परतों वाला अराजक मंडप। बर्फ जैसी नीली आंखों की एक जोड़ी हल्की हरी आंखों की एक जोड़ी से मिली और पलक झपकते ही कातिलाना आभा ने उनके आसपास की हर चीज को लगभग मिटा ही दिया। अर्टिंग ने कहा, ये तुम्हारे पास है ना? इसे मुझे सौंप दो। ये कहने के बाद अर्टिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जियुये की ओर लपका। जियुये ने आसानी से चकमा दिया और उदासीनता से कहा, ये लो। तुम्हारी ये ताकत किस काम की है? क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? अर्टिंग की नज़रें लगातार खतरनाक होती गईं। पलक झपकते ही हरी आकृति और काली आकृति के बीच अनगिनत वार हो चुके थे। बूम बूम बूम, एक खौफनाक ताकत बाहर निकली जिसकी विनाशकारी शक्ति 100 जहरों के राजा से भी ज्यादा थी। हर कोई उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था और घबराकर वहां से भागने लगा। ये दोनों अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थे। वे इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। काव्या ने कहा, रुको। अर्टिंग ने कहा, मनहूस औरत, चिंता मत करो, मैं इसे मार डालूंगा ताकि यह तुम्हें और परेशान न कर सके। जियुये की ठंडी आवाज़ गूंजी, कियांशी, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। अर्टिंग आग बबूला हो गया। लानत है, किसने किसे मारा यह अभी तय नहीं हुआ है। ये जगह लड़ने के लिए सही नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काव्या भी इसकी चपेट में आ सकती थी। इसलिए वे दोनों बिना किसी पूर्व योजना के बिजली की तेजी से शहर के बाहर निकल गए। तुम दोनों, काव्या को गुस्सा आ रहा था। 2 आवाज़ें एक साथ गूंजी, हमारे पीछे मत आना। काव्या ने कहा, मैं अब तुम दोनों की परवाह नहीं करूंगी। अगर तुम घायल या अपाहिज हो गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी। काव्या के पास उन 2 लोगों की परवाह करने का समय नहीं था जो अचानक जानी दुश्मनों की तरह लड़ने लगे थे। उसके लिए सबसे पहले अपने चाचा जी को देखना जरूरी था। चाचा जी की हालत और एक बुरी खबर। अर्टिंग ने अपने चाचा जी के शरीर में मौजूद प्राचीन जहर के पूरी तरह से भड़कने को दबाने के लिए अपनी विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो हिस्सा पहले ही भड़क चुका था वह उसके चाचा जी को बहुत बुरी तरह तड़पा रहा था। मू वुशुंग ने कमजोर स्वर में कहा, काव्या, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। काव्या ने कहा, हाँ, चाचा जी ठीक हो जाएंगे। उसके चाचा जी की वर्तमान स्थिति को दबाने के लिए जुन्मो द्वारा दी गई पृथ्वी स्तर की जादुई जड़ी बूटी से भी बेहतर जड़ी बूटी की जरूरत थी, वरना उसके चाचा जी का स्वास्थ्य शायद 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से गिर जाएगा। काव्या ने मू वुशुंग को ठीक होने में मदद करने के लिए कुछ गोलियां दी और कहा, किंगयंग, चाचा जी को आराम करने के लिए नीचे ले जाओ। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें चाचा जी को किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करने देना है, वरना मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। किंगयंग ने भारी आवाज में कहा, जी। किंगयंग मू वुशुंग को ले गया, लेकिन तभी मुई माफी मांगने आया। मालकिन, मैं अपने कर्तव्य में विफल रहा और ओयांग वान और मू रुयान को बचा लिया गया। जैसा कि अंदाजा था, मू रुयान और ओयांग वान गायब हो गई थी और सैकड़ों जहर संप्रदाय के वे सदस्य अभी भी सायों में छिपे हुए थे जिन्हें उन्होंने नहीं ढूंढा था। जब काव्या और उसका समूह यूनान संप्रदाय के लोगों से मुकाबला कर रहे थे तो उन्होंने चुपके से उन दोनों लोगों को बचा लिया था। काव्या ने गुस्से में कहा, यूनान संप्रदाय के वे मनहूस लोग, क्या वे परेशानी खड़ी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं कर सकती तो मैं अभी उनके संप्रदाय में जाकर उसे मिट्टी में मिला देती। मालकिन इतनी गुस्से में थी कि वह किसी को भी मारना चाहती थी और मूली और अन्य लोग केवल खौफ में खड़े होकर आदेशों का इंतजार कर सकते थे। आज यूनान संप्रदाय के आने का समय सच में बहुत गलत था। वे न तो पहले आए और न ही बाद में, बल्कि तभी आए जब काव्या और मू वुशुंग ने ओयांग वान, मू रुयान और 100 जहरों के कीड़ों को संभाल लिया था। अंत में 100 जहरों के राजा को छोड़कर अन्य दोनों मुख्य अपराधी वास्तव में भाग निकले। भले ही काव्या गुस्से से उबल रही थी, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई और उसने आदेश दिया, मूई, अपनी पूरी ताकत से उन दोनों लोगों का पीछा करो। जी। राजधानी की सफाई और एक मजाक। इस पल जुवान युआन किंगयुन, जो खुद भी चोटों से ढका हुआ था, आगे आया और पूछा, काव्या, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?
काव्या ने कहा, राजधानी अभी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और इसे साफ करने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की जरूरत है। साथ ही तुम अभी के लिए जुवान युआनजी पर नजर रख सकते हो। मैं ये काम तुम्हें सौंप रही हूँ और जल्दी से अपने घावों को ठीक करो। काव्या ने जुवान युआन किंग्युन को मुट्ठी भर गोलियां देते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था गोलियों के मामले में ज्यादा कंजूसी मत करो। तुम्हारी दोस्त मृत्युंजय वैद्य है। जुवान युआन किंग्युन ने गोलियों की बड़ी मुट्ठी स्वीकार की, उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। उसने पूछा, काव्या, मृत्युंजय वैद्य, क्या मृत्युंजय वैद्य वह युवक नहीं है जो अभी उस आदमी से लड़ रहा था? काव्या ने कहा, हम दोनों ही हैं। क्या मेरा कीमिया कौशल मुझे मृत्युंजय वैद्य कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है? बेशक ये काफ़ी है, जुबान युआन किंग्युन ने कहा। इस पर जुनमो बोल पड़ा, छोटी लड़की, तुम्हारे आंगन में आग लगी है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे बुझाने नहीं जाना चाहती? बूम बूम बूम। शहर के बाहर एक कानफोड़ू दहाड़ गूंजी जिसने मानो स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ दिया हो, जो ये दिखा रहा था कि अर्टिंग और जियुये के बीच की लड़ाई कितनी भयंकर थी। काव्या हैरान रह गई। आंगन में आग लगी है। जुनमो ने मुस्कुराते हुए कहा, उन दोनों को देखो, एक तुम्हारा पुराना प्रेमी है और दूसरा तुम्हारा नया प्यार। वे वास्तव में ऐसी स्थिति में एक दूसरे से टकरा गए हैं। मैं उनके कातिलाना इरादे से बहुत डरा हुआ हूँ। वे तब तक लड़ेंगे जब तक आसमान काला नहीं पड़ जाता। जुनमो को लगा कि वह अप्सरा जैसा लड़का निश्चित रूप से काव्या को पहले से जानता होगा, इसलिए वह पक्का उसका पुराना प्रेमी था। और जियुये ऐसा इंसान था जिससे वह बाद में मिली थी, और जाहिर है वह नया प्यार था। अपने नए प्यार और पुराने प्रेमी के बारे में जुनमो की बातें सुनकर काव्या के होंठ फड़फड़ाए। जियुये एक ऐसा श्राप ढो रहा है जिसे उसे दबाने की जरूरत है। क्या उसके लिए इस तरह लापरवाही से अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ठीक है? अर्टिंग अभी कुछ समय पहले ही जागा था और अपना अंतरिक्ष नहीं छोड़ सकता था। आज इतने बड़े हादसे के बाद ही वह बाहर निकल पाया था। वह भी बहुत कमज़ोर लग रहा था। क्या सच में उसके लिए जियुये से इस तरह लापरवाही से लड़ना मुमकिन है? काव्या मुँह कियांशी ने कहा, मैं ये जगह तुम पर छोड़ती हूँ। मैं जाकर देखती हूँ। वह जामुनी आकृति बिजली की तरह चमकी और शहर के बाहर की ओर निकल गई। जब काव्या शहर के दरवाजों पर पहुंची तो अर्टिंग ने दहाड़ते हुए कहा, लानत है, इसे मुझे वापस दो। दफा हो जाओ। बैंग। अर्टिंग की हल्की हरी आकृति जोरदार झटके के साथ हवा में उड़ गई। जियुये के ठंडे और बेरहम शब्द गूंजे, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। घृणित। अर्टिंग की एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ काव्या ने देखा कि अर्टिंग की आकृति लगातार धुंधली होती जा रही है और अंततः वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अर्टिंग की चेतावनी और गहरी नींद। इस बीच अपने अंतरिक्ष के अंदर अर्टिंग जल आत्मा झील में डूब गया। उसने कमज़ोर स्वर में कहा, मनहूस औरत, तुम्हारी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके मैं आखिरकार एक इंसान का रूप लेने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी से लड़ने में मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं अब कुछ समय के लिए सो रहा हूँ और जब तक मैं सो रहा हूँ तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। खुद को किसी के हाथों मरने मत देना। काव्या ने पूछा, अर्टिंग, तुम जियुये के खिलाफ अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? अर्टिंग ने कहा, मुझे बहुत पहले से पता था कि यह आदमी अजीब है। मेरे इंसान का रूप लेने के बाद मैंने आखिरकार खोज लिया उसके पास हूँ। इससे पहले कि अर्टिंग अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई और वह एक गहरी नींद में सो गया। अर्टिंग अंतरिक्ष में वापस चला गया और सो गया, जबकि जियुये की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह धीरे से जमीन पर उतरा और काले रंग के निशान एक बार फिर उसके शरीर पर उभर आए। स्नैप। उसका नकाब गिर गया, जिससे पता चला कि उसका बेहद खूबसूरत चेहरा काले पैटर्न से पूरी तरह ढका हुआ था। जियुये को खड़े होने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए काव्या ने जल्दी से उसे सहारा दिया और पूछा, जियुये, क्या तुम ठीक हो? जियुये ने अपना पूरा शरीर काव्या पर टिका दिया और भारी, रूखी आवाज में कहा, कियांशी, मुझे शूरा पर्वत और याओयू झील ले चलो। वहाँ एक व्यू है जो मेरे श्राप को दबा सकता है। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। याओयू झील और जियू का प्रवेश। काव्या जियुये को साथ लेकर तेजी से याओयू झील की ओर बढ़ी। आखिरकार याओयू झील के किनारे पहुंचकर जियुये काव्या के सहारे से बाहर निकला और सीधे झील में डूब गया। कभी शांत रहने वाली याओयू झील अचानक उथल पुथल हो गई। काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा, जियुये, तुम्हें हर हाल में ठीक होना ही होगा। तभी काव्या के सामने अचानक एक हरी आकृति प्रकट हुई। नया आने वाला व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से मनमोहक था। उसका पूरी तरह से सुडौल शरीर पन्ने जैसे हरे रंग के चोगे में लिपटा हुआ था। उसकी भौहें किसी इंक पेंटिंग जैसी थीं, उसकी आंखें लंबी और आकर्षक थीं, और उसकी त्वचा मटन फैट जैद जैसी सफ़ेद थी। उसकी खूबसूरती दुनिया के किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। जियू ने आलसी अंदाज में कहा, मैंने अभी अभी एक सुंदरी के साथ थोड़ा ही समय बिताया था। इस छोटे से विदर्भ राज्य में ऐसा क्या हो गया?
ये ने इतनी खौफनाक ताकत कैसे छोड़ दी कि वह श्राप को दबा नहीं पाया और उसे इस झील में भाग कर आना पड़ा। यूनान संप्रदाय के लोग जियुये के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन यह अर्टिंग के साथ उसका टकराव था जिसने ये खतरनाक स्थिति पैदा की थी। काव्या ने भारी आवाज में कहा, उसकी मेरे अनुबंधित के साथ लड़ाई हो गई और मुझे नहीं पता कि वे दोनों इस हद तक क्यों लड़े। जीयू ने बुदबुदाते हुए कहा, सनातन मंडप, 9 परतों वाला अराजक मंडप, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन नया जागा हुआ सनातन अस्त्र बहुत कमजोर है, फिर भी वह रूप ले सका। ये सच में बहुत अजीब है। तुम, सनातन मंडप की मालकिन, कोई आम इंसान नहीं हो। अर्टिंग ने कहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी काव्या की आत्मा की शक्ति तुरंत बढ़ गई थी। उस समय यूनान संप्रदाय की यूनहुई ने काव्या के खौफनाक कातिलाना इरादे को भड़का दिया था। क्या यह इसी वजह से था? काव्या ने कहा, तुम्हें वास्तव में ये सब पता था? ऐसा लगता है कि जीयू ये तुम पर बहुत भरोसा करता है। जीयू हंसा और बोला, बेशक। छोटी सुंदरी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं रात जीयू ये का हूँ। उसके लंबे और खींचे हुए स्वर में असीम आकर्षण और मनमोहकता थी। ये व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन काव्या को जीयू के फैसले पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा जब उसने सनातन मंडप के बारे में बात की तो उसकी मनमोहक आंखों में लालच का एक भी निशान नहीं था। काव्या ने कहा, जीयू, तुम यहीं रुको और जीयू की रक्षा करो। मुझे नहीं पता कि पानी के नीचे का तथाकथित व्यू जीयू के श्राप को दबा सकता है या नहीं, इसलिए मैं एक दवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पवित्र जल भी किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार है। जीयू ने कहा, छोटी सुंदरी, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ रहकर नजर रखूंगा। जीयू का बेकाबू श्राप और जानलेवा हमला। जीयू द्वारा दी गई विभिन्न कीमती जादुई जड़ी बूटियों को निकालकर काव्या ने पागलों की तरह दवा तैयार करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पूरी आयु झील उबलने लगी। जीयू ने झील की ओर देखा, उसकी बाहों के बीच गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। उसने भारी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत दर्द सह रहा है और वह व्यू ज्यादा काम नहीं आएगा। खुशकिस्मती से सुंदरी यहाँ है। भले ही इस बार स्थिति खतरनाक है, लेकिन हम इससे पार पा लेंगे। पफ, एक दानव जैसा दिखने वाला आदमी याओयू झील से बाहर उछला। उसके ऊपरी कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे और काले निशान उसके पूरे शरीर पर फैल गए थे। जीयू आसपास की ताकत बहुत हिंसक थी और काव्या दवा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसने जीयू को देखा और चिल्ला उठी। जीयू ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, छोटी सुंदरी, तुम्हें क्या लगता है? क्या ये का शरीर अद्भुत नहीं है? उसे देखकर ही मुझे खुद पर हीनता महसूस होती है। तुम औरतों को तो यह निश्चित रूप से पसंद आएगा, है ना? जीयू की बातें सुनकर काव्या को हंसी भी आई और गुस्सा भी। जीयू, यह ऐसी बातों का समय नहीं है, तुम्हें पहले कोई समाधान सोचना होगा। तभी जीयू, जिससे एक खौफनाक आभा निकल रही थी, ने विनाश की आभा के साथ जीयू पर हमला कर दिया और जरा सी भी दया नहीं दिखाई। इस पल उसके भीतर का खून का प्यासा कातिलाना इरादा पूरी तरह से बेकाबू था। वह बस हर चीज को नष्ट करना चाहता था, इस बात की परवाह किए बिना कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। काव्या ने चिल्लाकर कहा, जीयू, सावधान। जीयू ने जल्दी से चकमा दिया और हंसते हुए कहा, मैं बहुत भावुक हूं कि मेरी छोटी सुंदरी मेरी परवाह करती है। हर बार जब इस आदमी का श्राप भड़कता है तो मेरे आसपास होने पर वह मुझे मारने की कोशिश करता है, इसलिए मुझे इसकी आदत है। इसके अलावा श्राप के भड़कने से पहले भी वह हमेशा मुझे मारना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं अब तक जिंदा हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से इस आदमी के हाथों इतनी आसानी से नहीं मारा जाऊंगा। इसलिए तुम अपना काम करो, छोटी सुंदरी। मैं ये के हाथों इतनी आसानी से नहीं मारा जाऊंगा। काव्या निशब्द रह गई। जीयू को अक्सर मारने की कोशिश की जाती थी, फिर भी वह बिना किसी शिकायत के इतनी आसानी से इसके बारे में बात कर सकता था। वह सच में एक अच्छा दोस्त था। ये बात समझ में आती है कि जीयू का दोस्त होना सच में आसान काम नहीं है। जीयू अभी भी काव्या के साथ फ्लर्ट करने के मूड में था, लेकिन जीयू लगातार और ज्यादा बेरहम होता गया, उसका हर वार लगभग जानलेवा था। जीयू के होंठ हल्के से मुड़ गए और उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। रात जीयू सच में बदल गई थी। भले ही श्राप ने उसे इस हद तक अपना होश खोने पर मजबूर कर दिया था, फिर भी वह अपनी छोटी सुंदरी काव्या की गहराई से परवाह करता था और उस दिशा में हमला करने से बच रहा था। ये काफी मनोरंजक था। इस पल काव्या ने देखा कि जीयू का हाथ जीयू की छाती को चीरता हुआ आर पार हो गया और पलक झपकते ही जीयू की छाती सफेद हड्डियों में बदलने लगी, जो धीरे धीरे फैल रही थी। काव्या के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जीयू, यहाँ तक कि वह भी इतनी गंभीर चोट को ठीक नहीं कर सकती थी। जीयू का काम तमाम हो चुका। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।